सैनिक डॉट उन्हें करीब से देखने पर उन्होंने पाया कि उनमें से प्रत्येक कम से कम बी रैंक था। कुछ के ए रैंक तक पहुंचने की संभावना है। जनरल वू और उसके सैनिकों ने सुरक्षा जांच आसानी से पार कर ली, ए रैंक गेट के लिए जरूरी यह साबित करते हुए कि वे सक्षम से ज्यादा थे। जनरल चुल को तुरंत एहसास हुआ। जो लोग यह सवाल कर रहे हैं कि क्या जेनवू को खास उपचार मिला, उन्हें समझ में नहीं आया। उसकी शक्ति की पूरी सीमा डॉट पूरी तैयारी के साथ जनरल चुल ने संकेत दिया कि वे थे आगे बढ़ने के लिए तैयार डॉट। हालांकि गेट में कदम रखने से पहले उसने अप्रत्याशित रूप से प्यास हटा दिया। उसका कोट। जेनवू और जेनहो दोनों आश्चर्यचकित रह गए क्योंकि जेनचुल ने कवच का एक पूरा सूट प्रकट किया। उसकी औपचारिक पोशाक के नीचे डॉट। फिर उन्होंने बताया कि चेयरमैन गो ने उन्हें इंसानगत रूप से आदेश दिया था यह सुनिश्चित करने के लिए छापे का निरीक्षण करें कि सब कुछ वास्तव में सुरक्षित था। उन्होंने पूछा कि क्या वह उनके साथ केवल एक दिन के लिए निरीक्षण दल का प्रतिनिधि। जनरल वू ने सवाल किया कि क्या चीफ जनरल चुल आगे जो होगा उसके लिए वास्तव में तैयार था। उस समय जनरल चुल को पूरी तरह से समझ में नहीं आया कि क्या था जेनवू का यही मतलब था, लेकिन उसके सामने सामने आ रहे भयानक दृश्य को देखने के बाद उसे जल्द ही इसका एहसास हो गया। काल कोठरी डॉट एक ए रैंक राक्षस अनागा को जेनवू की छाया द्वारा बेरहमी से चाकू मारा जा रहा था और काटा जा रहा था। सैनिक डॉट युद्ध के मैदान के दूसरी ओर छाया चिंटियों ने अपने शिकार को जिंदा खा लिया, जिससे एक भयानक स्थिति पैदा हुई। परेशान करने वाला दृश्य डॉट लोहे और टैंक ने बहुत क्रूर बल से राक्षसों को फोड़ डाला, जबकि दुर्जय बेरू ने एक ही सहज टुकड़े से अनागा का सिर धड़ से अलग कर दिया। जेनचुल के माथे से पसीना टपक पड़ा जैसे ही उन्होंने नरसंहार देखा। यहाँ तक कि असाधारण युद्ध और जादुई कौशल वाले विशिष्ट अनुभवी शिकारी भी ऐसे दुर्जय विरोधियों के खिलाफ संघर्ष करेंगे। फिर भी इन राक्षसों के पास जेनवू के सामने कोई मौका नहीं था। छाया सेना डॉट इनमें एक आंकड़ा सबसे ज्यादा उभर कर सामने आया डॉट इग्रिस दानव राजाओं की तलवार चलाते हुए। वह अंधी गति से आगे बढ़ा, हर झटके के साथ उसके ब्लेड से बिजली गिर रही थी। उसने सर्वनाश कर दिया। नागा की एक पल में उनकी जबरदस्त उपस्थिति ने जनरल चुल को आश्चर्यचकित कर दिया कि क्या वह ए रैंक से भी आगे निकल गए। शिकारी डॉट एक संक्षिप्त क्षण के लिए जनरल चुल ने सवाल किया कि क्या वह खुद एक पर एक मौका पाएंगे। इग्रिस के खिलाफ लड़ो डॉट। जबकि उसकी सेना ने राक्षसों को संभाला, जेनवू ने एक और दस्ते को कमान सौंपी, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रत्येक संसाधन का कुशलतापूर्वक इस्तेमाल किया गया है। मैना क्रिस्टल का खनन करें। जनरल चुल अभी भी सदमे में। अब पूरी तरह समझ में आ गया कि चेयरमैन गो ने उन्हें जेनवू का प्रत्यक्ष निरीक्षण करने के लिए क्यों भेजा था। ये बस नहीं था एक इंसान का हमला दस्ता। जेनवू एक ए रैंक काल कोठरी को साफ करने, मूल्यवान सामग्री मिला करने में सक्षम था, लाशें और मैना क्रिस्टल का खनन पूरी तरह से अपने दम पर। तभी काल कोठरी का मालिक प्रकट हुआ, एक विशाल नागा जिसके पास दोहरे ट्राइटन थे। उसकी उपस्थिति ने ही जनरल चुल में बेचैनी की लहर दौड़ा दी। हालांकि जनरल वू शांत रहे। उन्होंने अपनी खनन टीम को काम करते रहने का निर्देश दिया। उसने अपने बाकी सैनिकों को अपने पास लौटने का आदेश दिया। जनरल चुल हैरान था, क्यों भेजो? छाया सैनिक कब आसानी से बॉस को संभाल सकते थे? जेनवू ने अपना मुंह बाहर निकालते हुए बस मुस्कुराया। दानव राजाओं का खंजर डॉट। उन्होंने समझाया कि अपनी छाया पर बहुत ज्यादा भरोसा करने से उनकी अपनी क्षमताएं कमजोर हो सकती हैं। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के वह आगे बढ़ गया। नागा बॉस ने दहाड़ते हुए अपने ट्राइटन्स को विशालता से झुलाया लेकिन जेनवू पहले ही आगे बढ़ चुका था। एक झटके में उसने सहजता से चकमा देते हुए दूरी तय कर ली। इससे पहले कि जीव प्रतिक्रिया कर पाता, जेनवू ने एक तेज सटीक प्रहार में उसका सिर काट दिया। जनरल चुल ने विस्मय से देखा जब जानवर का बेजान शरीर भारी गड़गड़ाहट के साथ जमीन पर गिर गया। जेनवू के सामने एक अधिसूचना आई, वह 101 के स्तर पर पहुंच गया था। इससे भी ज्यादा आश्चर्य की बात है, उनके सभी काम खास कौशल उन्नत हो गए थे। उसका छाया आदान दिया ठंडा हो गया था, 1 से कम हो गया था। घंटा। जेनवू की आंखें खुशी से चौड़ी हो गईं क्योंकि उसे एहसास हुआ कि अगर यह कम होता रहा, प्रत्येक स्तर हासिल करने के साथ वह अंततः बिना किसी चिंता के कहीं भी स्वतंत्र रूप से घूमने में सक्षम हो जाएगा। अपनी मां और बहन की सुरक्षा के बारे में डॉट। इस बीच जनरल चुल जमे हुए खड़े रहे, फिर भी प्रक्रिया करने की कोशिश कर रहे थे जो उसने अभी देखा था। जेनवू ने मोटे नागा तराजू को केवल 2 टुकड़ों से काटा था। खंजर, कुछ ऐसा जो हो सकता है होना चाहिए था। तभी किसी और चीज ने जनरल चुल का ध्यान खींचा। जेनवू ने गिरे हुए नागा बॉस पर अपना हाथ उठाया और एक शब्द बुदबुदाया, उठो। सिस्टम ने उन्हें सूचित किया कि छाया संवर्धन सफल रहा। उनका नया सिपाही शुरू हुआ। स्तर 13। छोटा होने के बावजूद इसने भारी मात्रा में मैना उत्सर्जित किया। जेनवू ने निष्कर्ष निकाला कि टस की तरह यह जादू से अपना आकार बढ़ाने में सक्षम हो सकता है। इसके बाद सिस्टम ने जेनवू को इसके लिए प्रेरित किया। उसके नए संबंध के लिए एक नाम चुने। कुछ देर सोचने के बाद उसने जीमा पर फैसला लिया। जेनहो, जो आश्चर्य से करीब से देख रहा था, आश्चर्यचकित था कि जेनवू की इस तरह मुड़ने की क्षमता। शक्तिशाली राक्षस को अपने में से एक बना लिया। अपनी उत्तेजना के बावजूद उन्होंने जेनवू को याद दिलाया कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। बाहर। हालांकि जेनवू की नजर उसके सामने मौजूद विशाल शव पर टिकी हुई थी और वह क्या सोच रहा था इसके साथ करना डॉट। गेट के बाहर पत्रकार किसी भी उल्लेखनीय चीज को कैद करने के लिए तैयार होकर प्रतीक्षा में खड़े थे। तभी गेट के भीतर से एक विशाल आकृति उभरी जिसके ऊपर नागा बॉस का शव था। कंधे डॉट। यह टस्क था डॉट। हवा में चीख पुकार मच गई। कैमरे तेजी से चमकने लगे। थोड़ी देर के लिए दहशत फैल गई पत्रकारों को, लेकिन एक बार जब उन्हें एहसास हुआ कि यह जेनवू का बुलावा था तो डर उत्साह में बदल गया। दांत सुर्खियों में आने पर आत्मजागरूक महसूस करते हुए एक बड़ी अजीब मुस्कान के साथ जवाब दिया। जेनहो और जेनवू चुपचाप खड़े रहे, यह महसूस करते हुए कि उनके पहले छापे ने उनकी अपेक्षा से कहीं ज्यादा ध्यान आकर्षित किया था।
इस बीच उनके पास खड़े चीफ वुगिंचुल सहमे रह गए। जो दृश्य उन्होंने देखे थे, काल कोठरी के अंदर उसके दिमाग को छोड़ने से इनकार कर दिया, उसी थकी हुई और हिली हुई अभिंसान के साथ। चीफ वुगिंचुल हंटर एसोसिएशन में पहुंचे और उन्होंने राष्ट्रपति को पूरी आपबीती सुनाई। गोगनही जनरल चुल, जिसकी आंखें बेचैनी से काली पड़ गई थी और माथे से पसीना बह रहा था, ने यह स्वीकार किया, उसने जो देखा वह कोई सामान्य छापेमारी नहीं थी, यह एक नरसंहार था। जैसा कि उन्होंने अंदर के हर पल का विवरण दिया। काल कोठरी राष्ट्रपति को ने गहरी आह भरी, यह समझते हुए कि इस अनुभव का उस पर क्या प्रभाव पड़ा था। चेयरमैन ने शांत खड़े जनरल चुल को कुछ आराम करने का निर्देश दिया। अपने कामालय में अकेला छोड़ दिया गया। राष्ट्रपति गो खिड़की के पास खड़े थे, खोए हुए और गहन सोच में। हंटर सुंग जेनवू ही नहीं था। एरैंक वाली काल कोठरी को साफ कर दिया, लेकिन राक्षसों की लाशें और खनन किए गए मैना क्रिस्टल भी बरामद कर लिए थे। पूरी तरह से अपने दम पर उन्होंने जेनवू को एक इंसान संग, खुद के लिए एक सेना के रूप में मान्यता दी। एक धीमी मुस्कान राष्ट्रपति गो के चेहरे पर फैल गया। उनकी पहले की प्रवृत्ति सही थी। कोरिया और दुनिया सत्ता में बड़े पैमाने पर बदलाव के कगार पर था और उस बदलाव का पहला झटका पहले ही आ चुका था। चल रहा है। टोक्यो में हलचल भरा शहर अचानक थम गया। पैदल चलने वाले ठिठुर गए। बातचीत बंद हो गई। सबकी निगाहें आसमान की ओर थी और सिर पर एक विशाल छाया का घाव था। एक विशाल शिंजुकू के मध्य में एक गगनचुंबी इमारत के आकार का पोर्टल खुल गया था। एक एसरेंग गेट बस था। दिखाई दिया। जैसे ही आतंक फैल गया, देश के शीर्ष शिकारी प्रधानमंत्री के निवासियों पर एकत्र हुए। आने वाले संकट पर चर्चा करने के लिए जापान के प्रमुख संघों के नेता तलवारें खींचते हैं। रेत, अजय राजा और बर्फीले पहाड़ सभी मौजूद थे। बड़बड़ाते संघ के बीच कर्मचारियों में कानाफूसी तब फैल गई जब ड्रॉसवर्ड गिल्ड के रागी सुगिमोटो मिनोरू होशनो के साथ पहुंचे। एक सुशिकुमा मोटो और कनाई तवाड़ा। एक कर्मचारी ने गलती से रागी को वाइस गिल्ड मास्टर बता दिया। केवल सुधारा जाना है। गोटो रियूजी की विनाशकारी हार के बाद वह नेता बन गए थे। जेजू द्वीप पर छापा। अटकलें तेज हो गईं। एस रैंक शिकारियों की आधी तलवारों का नुकसान। युगमित चेयरमैन मात्सुमोतो शिगियो के गुप्त व्यवहार के कारण एक बार प्रमुख गिल्ड कमजोर हो गया था। कई लोगों ने इसे दूसरा संघों के लिए शीर्ष पर अपनी स्थिति को चुनौती देने के अवसर के रूप में देखा। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि गोटो के चले जाने के बाद जापान की सबसे मजबूत गिल्ड के रूप में तलवारें बरसेंगी। इसके अंत के पास रागी और उनकी टीम ने फुसफुसाहटें सुनी। उनके कदम क्षण भर के लिए रुक गए। ए शार्प उनकी चकाचौंध कमरे को खामोश करने के लिए काफी थी, लेकिन इससे पहले कि वे किसी से नजरें मिला पाते, गपशप करने वाले कर्मचारी पहले ही ध्यान न देने का नाटक करते हुए अपनी पीठ मोड़ चुके थे। मिनोरू था। घटना से निराश हूं। उन्होंने इस बात पर सोच किया कि कैसे कोई सामने आकर इतनी निर्भीकता से बोलने की हिम्मत नहीं कर सका था। उनमें से पहले लेकिन अब गोटो के चले जाने से ऐसा लग रहा है कि हर किसी को अपनी आवाज मिल गई है। कनाई ने इसे जोड़ा। फैंटम गिल्ड और स्नोई माउंटेन गिल्ड के बीच संभावित विलय के बारे में अफवाहें फैल रही थी। यदि यह सच है तो उनकी संयुक्त ताकत उन्हें 4 एस रैंक शिकारी देगी, जो ड्रा के समान संख्या होगी। तलवार रागी ने इस सोच का मजाक उड़ाया और टिप्पणी की कि चाहे कितने भी संघ एक साथ आ जाए, वे अभी भी असली ताकत से खींची गई तलवारों की बराबरी नहीं कर पाएंगे। प्रधानमंत्री कामालय के अंदर तनाव गहरा गया। प्रधानमंत्री ने गुस्से में मेज पर अपनी मुट्ठी पटक दी। उन्होंने जवाब मांगा। जापानी शिकारी संघ से कोई समाधान क्यों प्रस्तुत नहीं किया गया? क्या किया जा रहा था? काल कोठरी को तोड़ने से रोकने के लिए अध्यक्ष मात्सुमोतो तूफान को शांत करने का कोशिश करते हुए समझाया कि एस रैंक शिकारियों को भी एस रैंक गेट से बचने की गारंटी नहीं थी। कमरा एक गिल्ड मास्टर के भड़कने पर उसने तर्क दिया कि अब बैठकों का कोई मतलब नहीं है। स्थिति जेजू छापे की तरह पहले ही नियंत्रण से बाहर हो चुका था। एक और गिल्ड लीडर पहचान रहा है। तात्कालिकता ने एक साहसिक कदम का सुझाव दिया। दुनिया के सबसे मजबूत शिकारी थॉमस आंद्रे को काम पर रखा। उसका प्रस्ताव को तुरंत ही एक दूसरा गिल्ड मास्टर ने अस्वीकार कर दिया, जिसने सवाल उठाया कि क्या जापान के पास भी ऐसा था। थॉमस की क्षमता वाले किसी इंसान को भर्ती करने के लिए धन, इसके अलावा अचानक उछाल और उच्च स्तरीय द्वारों के साथ दुनिया भर में हर देश अपनी पकड़ बनाने के लिए संघर्ष कर रहा था। प्रधानमंत्री की चिंता गहराती जा रही है। संदेह था कि कई शिकारी ऐसे खतरनाक मिशन का सामना करने को तैयार होंगे। कमरे में डर स्पर्शनीय था। फिर रागी बोला। उन्होंने उल्लेख किया कि एक शिकारी था जो इच्छुक होगा सही कीमत के लिए मदद। वह आदमी बैरियर स्पेशलिस्ट यूरी ओरलोव था। रागी ने कामभार संभाला। मिशन इंसानगत रूप से मिनोरू और कनाई के साथ उन्होंने एक के साथ बातचीत करने के लिए रूस की यात्रा की। वह इंसान जो जापान के एस रैंक गेट को नियंत्रण में रख सकता था, यूरी ओरलोव। एक चमकदार रोशनी वाले कमरे में बैठे। जब यूरी ने अपना पेय घुमाया तो उसने बमुश्किल उन पर नजर डाली। अहंकार के भाव से उन्होंने परिचय दिया, खुद जापानी शिकारियों को सर्वश्रेष्ठ सहायक प्रकार के शिकारी के रूप में अपनी प्रतिष्ठा की याद दिलाते हुए। दुनिया एक धीमा घूंट पीने के बाद वह सीधे मुद्दे पर आ गया। उन्होंने पहले ही भेजी गई फाइलों की समीक्षा कर ली थी ड्रॉसवर्ड गिल्ड द्वारा। हालांकि उन्होंने नागरिकों को निकालने के उनके फैसला को सही फैसला बताया। उन्होंने एक गंभीर खामी, जनशक्ति की कमी की ओर इशारा किया। यूरी ने पूछा कि क्या यह सच है कि जापान ही भेज सकता है मिशन पर उनके 6 एस रैंक शिकारी। रागी ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने समझाया कि प्रत्येक को छोड़ना होगा। देश भर में उभरे ए रैंक गेटों को संभालने के लिए एक एस रैंक पीछे, यहां तक कि ड्रॉसवर्ड भी अपने 4 एस रैंक में से केवल 3 को भेजने का जोखिम उठा सका। यूरी बिना प्रभावित हुए मुस्कुराया। उन्होंने इस ओर इशारा किया।
ऐसी योजना जापान को आसन्न आपदा से बचाने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। अपना सिर हिलाते हुए उसने अपना पे मेज पर पटक दिया और अपना प्रस्ताव स्पष्ट कर दिया। गेट बंद रखने के लिए प्रतिदिन $10 मिलियन। ऐसी अपमानजनक मांग से रागी क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन यूरी ने केवल मुस्कुराहट के साथ कंधे उचकाए, यह कहते हुए कि यह थॉमस आंद्रे की तुलना में एक सौदा था जिन्होंने मिशन के लिए $36 ट्रिलियन का शुल्क लिया होगा। रागी के ठीक पीछे खड़े मिनोरू ने कनाई की ओर मुड़कर पूछा कि यूरी ने वास्तव में क्या कहा था। कनाई रूसी में धारा प्रवाह, लेकिन दुस्साहस से हैरान, बुदबुदाने से पहले झिझक रहा था। यह जो कुछ भी था, यह अच्छा नहीं था। यूरी ने प्रसन्नता भरी सांस छोड़ी, उसकी मुस्कुराहट और चौड़ी हो गई। उन्होंने जापानी शिकारियों को एक विकल्प दिया। अपने देश को बचाने के लिए प्रतिदिन $10 मिलियन का भुगतान करें, या केवल थोड़े से पैसे बचाने के लिए सब कुछ जोखिम में डालें। उनकी झिझक का मजाक उड़ाते हुए उन्होंने सवाल किया कि क्या उनके पास भी नकचड़ा होने की सुविधा है। तब उपहास के साथ उन्होंने कहा कि भले ही वे उसके जूते चाटते हुए भीख मांगे, फिर भी ऐसा नहीं होगा। पर्याप्त। यूरी के अहंकार से परेशान होकर रागी ने उसे चुनौती देते हुए पूछा कि क्या वह वास्तव में उसकी बात पर विश्वास करता है। क्षमताओं ने ऐसी मांगों को उचित ठहराया। हैरान हुए बिना यूरी ने उपहास किया और आत्मविश्वास से दावा किया कि वह कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है। रागी के पीछे खड़े 2 एस रैंक को उन्हें हारे हुए के रूप में खारिज कर दिया। माइनोरू और कनाई खून खौल गया। वे यूरी के अहंकार को चुपचाप सहते रहे थे, लेकिन यह बहुत ज्यादा था। वे आगे बढ़ा, रूसी को उसकी जगह पर रखने के लिए तैयार, केवल मध्य गति को स्थिर करने के लिए जगह में बंद कर दिया गया। किसी अदृश्य शक्ति द्वारा उनके सामंती संघर्ष को देखकर यूरी की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। हंसी के साथ उसने उन पर ताना मारा और उन्हें चुनौती दी कि यदि हो सके तो वे हट जाए। मिनोरू और कनाई स्तब्ध रह गए। अनुभवी के रूप में एस रैंक शिकारी, उन्होंने अनगिनत शक्तिशाली दुश्मनों का सामना किया था, फिर भी अब वे एक चिकोटी भी नहीं हिला सकते थे। उंगलियां यूरी इतनी आसानी से उन्हें पूरी तरह से स्थिर करने में कैसे कामयाब रहा, उस पर अभी भी एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान है। चेहरा देखते ही यूरी वापस रागी की ओर मुड़ा और अपना प्रस्ताव दोहराया। एस रैंक चाल को सील रखने के लिए और बोनस के रूप में 2 शिकारियों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के रिहा कर दिया। रागी अभी भी बना रहा। स्थिति का सावधानी भले एक विश्लेषण करें। रूस की शक्ति निर्विवाद थी, भले ही कीमत भारी थी। जापान के पास इससे बेहतर कोई विकल्प नहीं था। अपमान से अभी भी अपनी मुट्ठियां भींचते हुए रागी ने गहरी सांस ली। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने अपना फैसला लिया और ज्यादा आर्यों के पास पहुंचे। और ठीक वैसे ही यूरी ओरलोव के साथ सौदा शुरू हो गया। जबकि एक खतरनाक संकट जापान पर संकट मंडरा रहा है, पड़ोसी कोरिया में जिन्हों वापस लौटते समय बहुत उत्साहित था। ओजिन गिल कामालय, उसका मन अपनी तीव्र प्रगति के सोचों से गूंज उठा। उनका कौशल विकसित हुआ था, एक आश्चर्यजनक दर। अब 101 के स्तर पर वह कार्टन की चाबी पाकर आश्चर्यचकित रह गया। मंदिर और स्तर 102 के साथ पहुंच के ठीक भीतर वह मदद नहीं कर सका, लेकिन यह अनुमान लगा सका कि आगे क्या होगा। जैसे ही जिन्होंने अपनी कार पार्क की और वाहन से बाहर निकला, एक परिचित इंसान की नजर उस पर पड़ी। कामालय प्रवेश द्वार के पास यह हंटर चा हाइन था। जैसे ही उनकी नजरें मिली, वह तेजी से मुड़ी जाने के लिए, लेकिन जिन्होंने संकोच नहीं किया। वह उसके पीछे दौड़ा। चौंका हेन अचानक जैसे अचंभित हो गया। उसके बगल में दिखाई दिया। अपनी निगाहें सिकोड़ते हुए जिन्हों ने पूछा कि वह उससे क्यों बच रही थी और वह क्या थी। अपने कामालय के पास कर रहा हूं। उसके अचानक आने से अभी भी आश्चर्यचकित होकर हेयान ने बताया कि वह चली गई थी। उनकी अंतिम यात्रा के दौरान उनकी कार पार्किंग में थी। जिन्हों को तुरंत अपनी आखिरी मुलाकात याद आ गई, जब उन्होंने जाने के लिए शैडो एक्सचेंज का इस्तेमाल किया था। अब स्थिति को समझते हुए वह थोड़ा शांत हुए, लेकिन इससे पहले कि जिम्मू कुछ और कह पाता, हाइन ने उसकी ओर देखा जैसे कि वह अपने सोच एकत्र कर रही हो। फिर वह पूछने से पहले एक पल के लिए झिझकी कि क्या वह अभी खाली है। हाइन का दिमाग घूम गया। जिन्हों ने सुयू के साथ जो फोटो ली थी, उसके बारे में सवालों के साथ कि उसने ए रैंक क्यों चुना था, उसे और एस रैंक को काम पर रखने के बजाय। लेकिन इन सोचों के बावजूद वास्तव में उस पर क्या प्रभाव पड़ा, कुछ और, कुछ कहीं ज्यादा जरूरी। सांस लेते हुए आखिरकार उसने सपने के बारे में खुलकर बताया। उसके पास मिनब्युंगगु था और यह जिन्हों की शक्तियों से कैसे जुड़ा था। जिन्हों की अभिनसान बदल गई। उसके दिमाग में अचानक एक झटका सा दौड़ा। बातचीत की गंभीरता को भांपते हुए उसने इशारा किया। कामालय ने हाइन को ऊपर चर्चा जारी रखने के लिए आमंत्रित किया। कामालय के अंदर हाइन मिला। वह क्षण भर के लिए घबरा गई। उसने उसके साथ अकेले रहने की उम्मीद नहीं की थी। हालांकि जिन्हों बना रहा। केंद्रित हाइन की ओर मुड़ने से पहले उन्होंने लापरवाही से अपने लिए एक कप कॉफी बनाई और पूछा कि मिनब्युंगगु कैसे हैं। उसके लिए एक संदेश छोड़ा था। उसने उस रात की अजीब घटनाओं का जिक्र किया। उसकी आवाज कितनी भयानक थी। सुना और कैसे मिनब्युंगगु की छाया उसके सामने प्रकट हुई थी। उसकी उपस्थिति अत्यावश्यक, लगभग हताश करने वाली महसूस हुई थी। जैसे ही उसने उसे जिन्हों के भीतर छिपे खतरे के बारे में चेतावनी दी, उन्होंने ऐसा महसूस करने की बात कही जैसे कि वह थे उसकी सेवा के लिए ही पुनर्जीवित हुआ। फिर भी सबसे परेशान करने वाली बात यह थी कि उसे उस दास्तां में संतुष्टि महसूस होती थी, मानो यह उसका स्वाभाविक उद्देश्य था। बियुंगगु के अंतिम शब्द और भी ज्यादा भयानक चीज की ओर संकेत करते हैं। जिन्हों की शक्ति किसी भी दूसरा चीज से भिन्न शक्ति। इससे पहले कि उसकी परछाई कुछ और समझाती और खुलासा करती, जिन्हों की सेना के बारे में सच्चाई, अचानक प्रकाश ने उसे घेर लिया, जिससे संदेश कट गया। उसका अंतिम शब्द अभी भी हाइन के दिमाग में गूंज रहे थे, जिससे उसे पहले आभास की असहज भावना महसूस हो रही थी। हाइन के शब्द उससे लिपटा रहा, जबकि जिन्हों ने अपनी सामान्य दिनचर्या फिर से शुरू कर दी। उसकी छाया रहते हुए कार कोठरी में बैठा हुआ। सैनिकों ने युद्ध किया। उसका मन विचलित हो गया। यदि हाइन ने उसे जो बताया था वह सच था, तो उसकी शक्तियां
वे केवल मजबूत होने के बारे में नहीं थे। वहां कुछ गहरा, कुछ खतरनाक था, और वह था सत्य को उजागर करने का समय। जैसे ही जिन्वू सोच में खोया हुआ था, जिन्होंने पुरानी यादों को ताजा कर लिया, उनके अतीत के बारे में, और यह उल्लेख करते हुए कि कैसे कालकोठरी ने उन्हें समुद्र रैंक पर छापे मारने के शुरुआती दिनों की याद दिला दी। कालकोठरी जिन्वू ने बमुश्किल ध्यान दिया, बस उसे याद दिलाया कि वह जिन्हों के रूप में अपने मुंह से बात न करे। खाया निडर होकर जिन्होंने सुझाव दिया कि जिन्वू अपने छाया सैनिकों को उसके रहते हुए सब कुछ संभालने दे। दूसरा मामलों पर ध्यान केंद्रित किया, यह तर्क देते हुए कि वे अपने दम पर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जिन्वू बेहतर जानता था। जब वह अपने संबंध से बहुत दूर था तो उसने कम अनुभव अंक अर्जित किए, और इसके अलावा वह ऐसा नहीं कर सका। हमेशा अपने सैनिकों पर भरोसा रखें कि वे बिना निगरानी के भी ठीक से व्यवहार करेंगे। बातचीत को और ज्यादा जगहांतरित करना। गंभीर नोट, जिन्होंने जिन्वू की बहन जिन्हों के बारे में पूछा और उसके बाद वह कैसे ठीक हो रही थी। भयावह घटना जिन्होंने समझाया कि वह अभी भी आराम कर रही है, लेकिन खुद को आश्वस्त किया कि वह आराम कर रही है, सुरक्षित, यह जानते हुए कि उसका सबसे विश्वसनीय छाया सैनिक उस पर नजर रख रहा था। यह महसूस करते हुए कि उसे चेक इन करना चाहिए। जिन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने नए कौशल को सक्रिय कर दिया, इंद्रियों को साझा किया, जिससे उन्हें देखने की अनुमति मिली। उसकी परछाइयों का दर्शन बेरूत के परिप्रेक्ष्य से उसने देखा कि जिन्हों गहरी नींद में सो रहा था। शक्तिशाली संबंध उसके पास खड़ा था, एक ऐतिहासिक नाटक में गहराई से डूबा हुआ, एक तरह से बोल रहा था। वह अत्यधिक औपचारिक और नाटकीय था। खुश होकर जिन्हों ने दूसरों की भी जांच करने का फैसला किया। वह अचानक पानी के धीमे धीमे टपकने की आवाज सुनी। स्रोत पर ध्यान केंद्रित करते हुए उसे इस एहसास से झटका लगा कि उसने अनजाने में स्नान में घास देख ली थी। जिन्वू की आंखें खुल गईं और चौंक गईं। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी की एक झलक तैर रही थी। जिन्होंने अजीब प्रतिक्रिया को देखते हुए पूछा कि क्या उसने ऐसा किया है। एक क्षण के लिए शांत हो गया। जिन्वू ने अपना सिर हिलाया और तुरंत इसे कुछ भी नहीं, हालांकि संक्षिप्त कहकर खारिज कर दिया। उसके मन में सोचाया, शायद उसे माफी के तौर पर घास ले लेनी चाहिए और रात के खाने के लिए बाहर जाना चाहिए, इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता। इस पर ध्यान दें, जिन्होंने नवीनतम समाचार को तोड़ दिया, उन्हें हाल ही में IS रैंक गेट के बारे में सूचित किया। शिंजुकू में दिखाई दिया और चेतावनी दी कि यदि इसे 3 दिनों के भीतर साफ नहीं किया गया तो कालकोठरी तोड़ दी जाएगी। अनिवार्य। फिर उन्होंने पूछा कि क्या जापान ने मिशन के लिए जिन्वू से संपर्क किया है। जिन्वू पहले से ही पता था, पुष्टि की कि उसे कॉल मिला हुई थी, लेकिन वह अभी भी अपने विकल्पों पर सोच कर रहा था। वे ज्यादा जरूरी मामले थे और उनका फैसला तत्काल नहीं था। जैसे ही वह बोला, जिन्वू ने अपनी सूची से कार्डिनल मंदिर की चाबी मंगवाई। उसका मन अनुत्तरित रूप से दौड़ रहा था। सिस्टम, उसकी शक्तियों और इसका वास्तव में क्या मतलब है, इसके बारे में सवाल। अब सिर्फ एक दिन बचा है। वह कुंजी का इस्तेमाल कर सकता था। वह जानता था कि लंबे समय से प्रतीक्षित सत्य अंतः पहुंच के भीतर था। सोच को आगे बढ़ाना। एक तरफ वह जिन्हों की ओर मुड़ा और उसे याद दिलाया कि यदि उसने खाना खा लिया है तो उन्हें अभी भी काम करना है। जिन्होंने अपना बैग उठाया, उत्साह से सिर हिलाया और जिन्वू के पीछे पीछे कालकोठरी में चला गया। अगली सुबह जिन्वू अपने शिकारी गियर में अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलने के लिए तैयार था। उसकी मां ने उसे कंधे पर उठाकर देखा। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी और उसने पूछा कि क्या वहां है। क्या कोई ऐसी चीज थी जिसके बारे में उसे चिंता करने की जरूरत थी। जिन्वू ने तुरंत उसे आश्वस्त किया और बताया कि यह सिर्फ एक घटना थी, नियुक्ति और बाहर कदम रखने से पहले शीघ्र लौटने का वादा। जैसे ही वह चला, उसने उसे बुलाया। एक बार फिर काली कुंजी एक अधिसूचना के रूप में देखने पर उस जगह का पता चलता है जहां कुंजी है, प्रयोग किया जा सकता है। जिस पल का उसे इंतजार था, आखिरकार वहां ही गया। इस बीच जिन्हों के हाई स्कूल में शिकारी संघ के कर्मचारियों का एक समूह दूसरे गेट के पास खड़ा था जो बिल्कुल सामने आया था। फिर से वही जगह। जिन्वू गुप्त रूप से छिपा हुआ चुपचाप पास आया। पहले तो उस पर किसी का ध्यान नहीं गया। निम्न में से एक कर्मचारी उसे रोकने के लिए आगे बढ़े, लेकिन उसने अपनी पहचान बताते हुए शांति से अपना हुड नीचे कर लिया। स्त्री कर्मचारी, जिसे उसने लाल गेट की घटना से पहचाना था। जब उसने बताया तो आश्चर्यचकित हो गया। उसका द्वार 3 दिन से खुला था। जिन्वू का जबड़ा कड़ा हो गया। सिस्टम ने इस बार उसे खेला था। उन्होंने मान लिया था कि गेट का जगह आज ही बताया जाएगा, लेकिन इसके बजाय यह कुछ दिन पहले ही उत्पन्न हो चुका था। गेट को समुद्री रैंक के रूप में वर्गीकृत किए जाने के बावजूद कुछ गलत लगा। जिन्वू कर्मचारी की ओर मुड़े और पूछा कि क्या कोई शिकारी पहले ही प्रवेश कर चुका है। जब उसने पुष्टि की कि एक आक्रमण दल 2 घंटे पहले गया था तो जिन्वू ने संकोच नहीं किया। उसने उससे उन्हें तुरंत वापस बुलाने के लिए कहा और चेतावनी दी कि अगर वे अंदर रहे तो वे सभी मर जाएंगे। कर्मचारी भ्रमित दिख रहा था, चिंतित भी, उसकी तात्कालिकता पर सवाल उठा रहा था, लेकिन जिन्वू ने उसे नजरअंदाज कर दिया। दृढ़ता फलक यह कहते हुए कि समझाने का समय नहीं है, सीधे गेट की ओर चल पड़ा। कालकोठरी के अंदर हमला करने वाली टीम उस जगह के सामने एकत्र हुई जिसे उन्होंने बॉस का कमरा समझा था। दरवाजा खोलने के लिए संघर्ष कर रहा है। कुछ गड़बड़ थी। जैसे ही उन्होंने अपने अगले कदम पर बहस की, जिन्वू वहां से निकले। पीछे उन्हें रोकते हुए उनकी अचानक उपस्थिति ने समूह को चौंका दिया, जिनके पास पंजीकरण के लिए मुश्किल से समय था। उनकी उपस्थिति से पहले उन्होंने कहा था कि वह दोहरी कालकोठरी से जीवित बचे हैं और उन्हें इसके बारे में चेतावनी दी थी। वे जिस खतरे में थे, हमला करने वाली टीम ने उसकी बातों को समझने की कोशिश करते हुए हतप्रभ नजरों का आदान दिया किया। फिर भी जिन्वू ने उन्हें तुरंत चले जाने की सलाह दी और कहा कि अब से वह ध्यान रखेंगे। गेट का उनके अविश्वास की बड़बड़ाहट को नजरअंदाज करते हुए जिन्वू आगे बढ़े और पत्थर के दरवाजे की जांच की। उनका रास्ता रोक रहे हैं। इसने हिलने से इनकार कर दिया। जैसे ही उन्होंने इसका आगे निरीक्षण किया, एक अधिसूचना सामने आई। उसे सूचित किया कि मंदिर के कार्टन का गेट बंद है और उसे खोलने के लिए चाबी की जरूरत है। आखिरी बार चाबी बुलाकर उसने उसे पत्थर में दबा दिया और एक भारी धारा के साथ दरवाजा खुलने लगा। हमला करने वाली टीम जमी हुई खड़ी थी।
इस बात से स्तब्ध थी कि जिन्होंने कितनी आसानी से इसे पूरा कर लिया था। वे क्या नहीं कर सके। जैसे ही वह प्रवेश करने वाला था, समूह के सदस्यों में से एक आगे बढ़ा, जिन्हों को याद दिलाते हुए कि ड्रैगन गिल्ड ने इस काल कोठरी के लिए छापेमारी का परमिट खरीदा था। उनके एस रैंक होने के बावजूद उन्होंने तर्क दिया कि उनके पास कामभार संभालने का कोई जायदाद नहीं है। पीछे से और भी आवाजें शामिल हुई जो अपने सहयोगियों की चिंताओं को प्रतिध्वनित कर रही थी। जिन्हों चुपचाप सुनता रहा, उनके चिंतित भावों को देखता रहा। वह उन्हें दूसरा था समझाना जानता था कठिन होगा, इसलिए उसने बस उन्हें एक विकल्प दिया। वह किसी को भी गेट में प्रवेश करने से नहीं रोकेगा यदि वे आगे बढ़ना चाहते हैं। एक शिकारी चुनौती से उत्साहित होकर उससे आगे निकल गया और पार हो गया। दहलीज। तुरंत एक अधिसूचना चमकी। उन इंसानों को प्रवेश से वंचित कर दिया गया जिनके पास चाबी नहीं है। ये शब्द बमुश्किल ही दर्ज हुए थे कि एक राक्षसी द्वारपाल ने अपनी विशाल तलवार नीचे घुमा दी, शिकारी के सिर पर सीधा निशाना लगाना। जिन्हों एक पल में आगे बढ़ गया और शिकारी को पीछे की ओर धकेल दिया। समय के साथ जैसे तलवारें पत्थर की टाइलों से टकराईं और उन्हें चकनाचूर कर दिया। दस्ते के सदस्य भयभीत होकर उनकी निगाहें उनके सामने दिख रही लाल रंग की आंखों वाली मूर्ति पर टिकी हुई हैं। जिन्होंने हिले हुए शिकारी की ओर रुख किया और पूछा कि क्या वह अभी भी जारी रखना चाहता है। उन्होंने बताया कि इस काल कोठरी में हर राक्षस उतना ही खतरनाक था, अगर उससे ज्यादा नहीं। उनकी स्थिति की वास्तविकता समूह पर एकदम घुटने वाले बोझ की तरह बैठ गई। जिन्हों बाकी आक्रमण दल की ओर वापस लौटा और उन्हें तुरंत काल कोठरी छोड़ने की चेतावनी दी और हंटर एसोसिएशन को रिपोर्ट करें कि एक दोहरी काल कोठरी दिखाई दी है। फिर उनकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना उसने भयानक कक्ष में कदम रखा। एक सूचना चमकी, जिसके पास चाबी है वह प्रवेश कर गया है। उसके पीछे दरवाजा जोर से बंद हो गया, जिससे हमला करने वाली टीम बाहर ही रुक गई। जापान में रूसी एस रैंक शिकारी यूरी ओरलोव का विमान आखिरकार हवाई अड्डे पर पहुंच गया। जैसे ही वह टर्मिनल की ओर बढ़े, भारी भीड़ उनका इंतजार कर रही थी। कैमरे चमक रहे थे क्योंकि हर कोई एक झलक पाने के लिए उत्सुकता से कोशिश कर रहा था। यूरी ने विस्तृत मुस्कान के साथ उन सभी का अभिवादन किया। ध्यान में आनंदित होना। रिपोर्टर दौड़कर आए और उन पर सवाल दागने लगे। सबसे जोरदार आवाज यह जानने की मांग कर रही थी कि उसने एस रैंक गेट को बंद करने की योजना कैसे बनाई। सुर्खियों में आते ही आत्मविश्वास दिखाते हुए यूरी ने सरलता से बताया कि वह चित्र बनाएंगे। गेट के चारों ओर एक बड़ा जादुई घेरा बनाएं और उसमें अपना मन डालें, जिससे काफी मजबूत अवरोध पैदा हो जाए। जादुई जानवर को शामिल करने के लिए जैसे ही एक दूसरा रिपोर्टर ने उस पर दबाव डाला, भीड़ में संशय की लहर दौड़ गई, यह पूछते हुए कि क्या वह वास्तव में इतना बड़ा काम अकेले संभाल सकता है। शांत कंधे उचकाते हुए यूरी ने स्पष्ट किया कि अकेले किसी बाधा को अनिश्चितकाल तक कायम रखना उनकी क्षमताओं से भी परे है। लेकिन उसके जादुई चक्र के पास एक समाधान था। यह अपने परिवेश से मन को खींचेगा। टोक्यो के चारों ओर बड़ी मात्रा में मैना क्रिस्टल स्थापित करके उन्होंने आश्वासन दिया कि सर्कल लगातार जारी रहेगा। ऊर्जा को अवशोषित करें, समय के साथ मजबूत बने। यह एक कार को शुरू करने जैसा था, जिसे उसने एक बार इंजन के बाद आराम से जोड़ा। चल रहा था। यह अपने आप बिजली का निर्माण करेगा, एक अटूट दीवार में बदल जाएगा। अपनी ठुड्डी उठाते हुए यूरी ने अपनी साहसिक घोषणा की और सभी को याद दिलाया कि वह ऐसा करने वाला था। उनकी जान बचाएं और इसके लिए उन्हें उसका नाम याद रखना चाहिए। अध्यक्ष गोगुनहाई ने देखा। उनके कामाले से टेलीकास्ट सामने आया। उनकी उंगलियां सिकुड़ गईं और उनकी आंखों में संदेह बना रहा। यूरी का आत्मविश्वास, इसे नकारा नहीं जा सकता था, लेकिन चेयरमैन इतने शक्तिशाली को बंद करने की अपनी क्षमता से पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे। दरवाजा, यदि वह असफल हुआ तो नतीजा विनाशकारी होंगे और जापान जुआ खेलने का जोखिम नहीं उठा सका। खोखले वादों पर जिंचुल की ओर मुड़ते हुए चेयरमैन गॉग ने जिन्नू के बारे में पूछते हुए बातचीत को आगे बढ़ाया। हाल की गतिविधियां। जिंचुल ने तैयार होकर एक सूची सौंपी, जिसमें बताया गया कि जिन्नू रख रहा था। राजधानी में चक्करदार छापेमारी द्वार। रिपोर्टों को स्कैन करते समय सभापति हंसने लगे। वह प्रमुख संगठनों को टक्कर देने वाले एक इंसान संघ की विशाल शक्ति से चकित था। यह किसी आकर्षक से कम नहीं था। जिंचुल का फोन बजने से उनकी चर्चा कम हो गई। बाहर जाने की अनुमति मांगते हुए वह कॉल का जवाब देने के लिए कामालय से बाहर चला गया। जैसे ही उसने सुना, उसकी सामान्य शांत अभिंसान लड़खड़ा गई। फोन पर उसकी पकड़ मजबूत हो गई। कॉल करने वाले की आवाज। तत्काल समाचार प्रसारित किया। जिन्नू के स्कूल में एक और गेट खोला गया था, लेकिन यह सिर्फ कोई गेट नहीं था। अंदर एक दोहरी काल कोठरी की खोज की गई थी। हंटर एसोसिएशन में दहशत फैल गई, लेकिन मंदिर के गार्डन में कदम रखते ही जिन्न निडर रहा। दीवारों के साथ मशालें। उनके आगमन पर आग लग गई, जिससे विशाल कक्ष में भयानक छाया फैल गई। उसकी आंखें घूम गईं। परिचित साइट। दीवारों पर ऊंची ऊंची मूर्तियां थीं। उनकी स्थिर निगाहें आगे की ओर टिकी हुई थी, जबकि हॉल के दूर छोर पर उनमें से सबसे बड़ा एक पत्थर के सिंहासन पर विराजमान था। मुंह फैसला में देख रहा हूं। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा उसे याद था, फिर भी कुछ महसूस हुआ अलग। मंदिर की शांति अब उसे बेचैन नहीं कर रही थी। इसने गहरे तक फुसफुसाते हुए इशारा किया। उसके भीतर समझ। वह इसे अब समझ सकता था, कुछ ऐसा जो उसने पहले नहीं समझा था। ये मूर्तियां, ये अशुभ आकृतियां, जिनसे एक बार उसके मन में डर पैदा हो गया था, न तो जीवित प्राणी थे और न ही जादुई जानवर। वे महज कठपुतलियां थीं, खाली भूसी एक बड़ी ताकत से बंधी हुई थी। जिन्नू की तीक्ष्ण प्रवृत्ति। कमरे में एकल उपस्थिति पर ताला लगा दिया, कुछ ऐसा जो उसके राक्षसी स्वभाव को छुपाता था। शांति की परतों के नीचे उसकी नजर एक खास मूर्ति पर टिकी हुई थी। इसकी आभा उसे धोखा दे रही थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी आवाज सन्नाटे को चीरती हुई यह जानने की कोशिश कर रही थी कि क्या यह वही है। सब कुछ व्यवस्थित करना। कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। प्रतिमा निश्चल पड़ी रही।
चिड़चिड़ाहट झिलमिला उठी जिन्नू के चेहरे पर जैसे ही वह एक और कदम करीब आया। वह जानता था कि वह वहां था, जानता था कि वह उसे देख रहा था। उसकी आवाज अब ठंडी और तेज थी क्योंकि उसने सवाल किया कि यह जवाब देने से इनकार क्यों कर रहा है। वह अब आमने सामने था। विशाल पत्थर की आकृति वाला चेहरा, 6 पंखों वाला एक हुड वाला देवदूत, उसके हाथ एक विशाल को पकड़े हुए हैं। पत्थर का तख्ता। अंततः उसकी आंखों में जीवन की चमक आ गई, एक धीमी मुस्कान के साथ एक अशुभ लाल चमक आ गई। इसके चेहरे के पार डॉट चैम्बर में एक आवाज गूंज उठी जो ठंडी निश्चितता के साथ जिन्नू का स्वागत कर रही थी। आखिरकार वह आ गया था। डॉट जैसे ही देवदूत की मूर्ति ने अपनी विशाल मूर्ति फहराई, एक शक्तिशाली गड़गड़ाहट कक्ष में गूंज उठी। पंख, हवा का एक झोंका पूरे मंदिर में फैला रहे हैं। हवा में धूल और मलबा घूमता रहा, लेकिन जिन्नू दृढ़ खड़ा रहा। उसकी नजर सामने मौजूद इंसान पर टिकी रही। बिना किसी चेतावनी के पत्थर की गोली। उसके हाथों में दरारें पड़ने लगी। इसकी सतह पर फ्रैक्चर तब तक दौड़ते रहते हैं जब तक कि हिंसक गति न हो जाए। मूर्ति के टुकड़े टुकड़े हो गए। टुकड़ों को इधर उधर बिखरते देख जिन्नू ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। मंजिल। उस कृत्य के बारे में कुछ गलत लगा, बुदबुदाते हुए कि शायद इस पर आज्ञाएं अंकित है। वास्तव में पहली बार में कभी कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। डॉट प्रतिमा के होंठ मुड़े हुए थे। एक जानने वाली मुस्कुराहट ने स्वीकार किया कि एक बार उनका कोई मतलब था, लेकिन अब नहीं। जिन्नू की अभिंसान। अंधेरा हो गया तो वही उसे यहाँ लाया था। यह एहसास घर कर गया और उसने मांग की। पुष्टि। डॉट उसके बाद हुई ठंडी हंसी ने उसकी त्वचा को रेंगने पर मजबूर कर दिया, जैसा कि प्रतिमा ने अंततः स्वीकार किया। हाँ, इसने उसे इस जगह पर बुलाया था। जिन्नू का रुख दृढ़ रहा क्योंकि उन्होंने आगे सवाल किया। पूछा गया कि क्या यह एक राक्षस था, लेकिन प्रतिमा ने सवाल को खारिज करते हुए बस ताली बजाई। पूरी तरह से इसकी पहचान के बारे में पूछने के बजाय उसने उससे कहा कि उसे अपनी पहचान के बारे में सवाल करना चाहिए। उन शब्दों का बोझ उस पर दब गया, लेकिन इससे पहले कि वह उन पर ध्यान दे पाता, उसकी दृष्टि के किनारों पर हलचल झिलमिला रही थी। कक्ष को पंक्तिबद्ध करने वाली विशाल पत्थर की आकृतियां एक बार अपनी जगह पर जमे हुए थे, अब जगहांतरित हो रहे थे, जैसे जैसे हवा दमनकारी शक्ति से घनी होती गई। देवदूत प्रतिमा ने अपने अंतिम परीक्षण की शुरुआत की घोषणा की, यह वादा करते हुए कि यदि वह डटे रहे, अंत में उसे पुरस्कार के रूप में सत्य दिया जाएगा। जिन्नू की प्रवृत्ति भड़क उठी और वह अपनी छाया तक पहुंच गया। सैनिकों, उसने उन्हें बुलाने की तैयारी की, केवल मूर्ति की उंगलियां चटकने के लिए। एक सूचना। उनकी दृष्टि में सभी काम खास कौशलों को प्रतिबंधित करते हुए प्रकट किया गया। जिन्नू ने दांत पीस लिए। संदेश को समझना। डॉट यह अकेले उसके लिए एक परीक्षा थी। प्रतिमा ने उसे मनोरंजन से देखा, उसे याद दिलाते हुए कि उसे केवल उसकी ताकत में दिलचस्पी है, उसके सैनिकों में नहीं। इससे पहले कि जिन्नू कुछ प्रतिक्रिया दे पाता, एक विशाल पत्थर की आकृति उस पर झपटी। वह हवा को चीरता हुआ ऊपर उठा। उसकी अंतरात्मा चिल्ला उठी। फिर उसने उस पर प्रहार किया। उसकी सूची अभी भी थी पहुंच योग्य। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपनी पकड़ मजबूत करते हुए नीचे उतरते ब्लेड को अपने नंगे हाथों से पकड़ लिया, जैसे इसकी सतह पर दरारें बन गईं। बिना समय बर्बाद किए उसने तेज गति से उसे 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। उसने टूटे हुए टुकड़ों में से एक को पकड़ा और आगे फेंक दिया। दांतेदार टुकड़े ने सीटी बजाई। पत्थर की आकृति के मंदिर में गहराई तक छेद करने से पहले हवा, लेकिन वह खत्म नहीं हुआ था। हवा में छलांग लगाते हुए उसने बीच गति में घुमाया और टुकड़े को और भी गहराई तक मारा, जिससे वह चकनाचूर हो गया। आकृति का सिर पूरी तरह से। एक और मूर्ति आगे बढ़ी, एक कुल्हाड़ी ऊंची उठी हुई। जिन्नू ने इसका डटकर मुकाबला किया। कुचले जाने वाले प्रहार को टालते समय उसके खंजर चमकने लगे। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपने ब्लेड का प्रतिकार किया। इससे पहले कि वह आकृति के कंधों, अपने हथियारों पर छलांग लगाए, कुल्हाड़ी के हैंडल को साफ कर दिया। पत्थर को तराशते हुए उसने एक सटीक, विनाशकारी प्रहार से उसकी खोपड़ी को कुचल दिया। इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, भूमि, एक धनुर्धर प्रतिमा ने पहले ही अपना धनुष खींच लिया था। तीर हवा में चीर गया, लेकिन जिन्नू चला गया और तेज। उसके खंजर ने प्रक्षेप्य को हवा में 2 टुकड़ों में काट दिया। एक भी बीट गवाए बिना उसने एक किक मार दी। घातक बल के साथ टूटे हुए हिस्सों का इसे अपने स्रोत की ओर वापस उड़ने के लिए भेजना। अस्थायी। प्रक्षेप्य ने तीरंदाज के सिर पर प्रहार किया, जिससे वह तुरंत चकनाचूर हो गया। जिन्नू नहीं रुका। डॉट उसकी हरकतें तरल थे, परिकलित। उसने एक एक करके मूर्तियों को चकमा दिया, मारा और खंडित कर दिया। उनका एक बार अत्यधिक गति अब उसकी आंखों में सुस्त चाल से ज्यादा कुछ नहीं है। हर एक हमला एक बार अपरिहार्य लग रहा था, अब अनुमान लगाया जा सकता था। उसका हृदय प्रत्याशा से उमड़ उठा। यही वह लड़ाई थी। इंतजार कर रहा था। डॉट कक्ष के उस पार देवदूत की मूर्ति जिन्नू को देखकर प्रसन्नता से कांपने लगी। निर्मम दक्षता से पत्थर की आकृतियां तराशता था और उसकी वृद्धि पर आश्चर्य करता था, उस सरासर शक्ति पर जो उसने मिला की थी। यह उसकी अपेक्षा से परे था। हालांकि जिन्नू बिना सोचे समझे भुगतान किया गया। उनका ध्यान केवल अपने सामने के शत्रुओं पर था। उसके खंजर आपस में भिड़ गए। पत्थर जैसे ही उसने उन्हें तोड़ा, उनका निरंतर हमला हर किसी के लिए एक चुनौती से कम होता जा रहा था। दूसरा जो बीत गया। डॉट लेकिन देवदूत की मूर्ति नहीं बनाई गई थी। डॉट एक गहरी, कंठस्थ गड़गड़ाहट ने हिलाकर रख दिया। मंदिर, जिन्नू की आंखों को हॉल के दूर के अंत की ओर मजबूर कर रहा है, पर विराजमान विशाल आकृतियां। सिंहासन, जो इतने समय तक गतिहीन रहा था, आखिरकार हिल रहा था। धीरे धीरे एक जकड़ लिया। इसकी विशाल सीट के आर्मरेस्ट और गुलाब, इसकी उपस्थिति का सरासर भार जमीन बना रहा है। कांपना उसके द्वारा उठाए गए प्रत्येक कदम से कक्ष में तीव्र झटके महसूस होते थे। हवा झुकती हुई प्रतीत होती थी। इसकी जबरदस्त शक्ति के लिए डॉट तभी उसकी चमकती लाल आंखें खुल गईं। इसके आधार से स्वर्गदूत। प्रतिमा प्रसन्न होकर हंस पड़ी।
विकृत मनोरंजन से भरी आवाज के साथ इसने घोषणा की कि समय आ गया है। भगवान की पूजा करने आए थे। निडर होकर जिन्नू ने अंधाधुंध गति से आगे की खोज की, फिर भी उसका सिर धड़ से अलग हो गया। एक और पत्थर की आकृति जिसके खंजर से एक तेज टुकड़ा निकला। फिर भी चाहे उसने कितनों को काटा हो, उनकी संख्या निरंतर बढ़ती रही। पत्थर की आकृतियों के पार नजर दौड़ाते हुए उसे भगवान की मूर्ति दिखाई दी। लंबा खड़ा है, उसकी आंखें चमक रही हैं और गहरी लाल हैं। एक पल में उसे पता चल गया कि क्या होने वाला है। घातक गर्मी दृष्टि। तैयारी के लिए समय न होने के कारण उसने एक पल के लिए अपना खंजर छोड़ दिया और सक्रिय हो गया। कमांडर का स्पर्श। कौशल ने कुछ पत्थर की आकृतियों को हवा में झटका दिया और उन्हें लाइन में खींच लिया। जैसे ही विशाल ने अपनी किरण प्रकट की, वैसे ही आग भड़क उठी। हमला इतनी जोर से हुआ कि मंदिर हिल गया। मूर्तियों को वाष्पीकृत करके पिघले हुए मलबे में बदलना। लेकिन देरी काफी हो चुकी थी। जिन्नू समय में पीछे चला गया था। विस्फोट के आघात से बचना। जैसे ही गर्मी और धूल साफ हुई, उसके सामने एक अधिसूचना चमकी। कमांडर के स्पर्श को उसके अंतिम रूप कमांडर के जादार में अपग्रेड कर दिया गया था। उसकी प्रवृत्ति। चिल्लाया कि उसके अभी स्तर पर भी उस किरण से सीधा प्रहार घातक होगा। यह स्पष्ट था। यदि वह इस परीक्षण में जीवित रहने का कोई मौका चाहता था, तो सबसे पहले कोलोसस को गिरना होगा। उन्होंने खुद को लॉन्च किया। आगे भगवान की मूर्ति ने उसका पीछा किया। उसका विशाल पैर नीचे पटकने से पहले उठ रहा था। बहरा कर देने वाली आवाज के साथ फर्श चटकना। उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान तैर गई। निश्चित रूप से उसने कुचल दिया था उसे, लेकिन जिन्नू की गति उसकी समझ से परे थी। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसका पैर खाली जमीन पर पड़ा। विस्फोटक शक्ति के साथ खुद को ऊपर की ओर धकेलना। बादशाह की आंखें फिर से उस पर टिक गईं। एक और किरण तैयार कर रहा हूं। लेकिन जिन्नू ने पहले ही एक योजना बना ली थी। यदि उसने अपनी गति को इसके साथ जोड़ दिया, अपने नव उन्नत कौशल के कारण वह अंधे जगह से वार कर सकता था। कमांडर के जादार को प्रसारित करना। उसने खुद को कोलोसस के कंधे की ओर खींचा। लाल किरण तुरंत चली, लेकिन लक्ष्य से भटक गई। जैसे ही विशाल ने अपना संतुलन खो दिया, युद्ध के मैदान में कंपन महसूस होने लगा। गुरुत्वाकर्षण। अपने कौशल से खींचकर जिन्नू को कोलोसस की ओर खींच लिया। अपने विशाल आकार में भी यह ऐसा नहीं कर सका। बल का विरोध करो। अब उसके भयानक चेहरे के ठीक बगल में जिन्नू ने अपने खंजर पकड़ लिए और सक्रिय हो गया। क्षतविक्षत करना, उसकी पत्थर की सतह को काटना। फिर भी ब्लेडों ने बमुश्किल कोई निशान छोड़ा। प्रकांड इंसान उसकी कोशिशों का मजाक उड़ाते हुए मुस्कुराया। यह महसूस करते हुए कि उसके खंजर बेकार थे, जिन्नू ने रणनीति बदल दी। उसकी आंखें। मूर्ति के चेहरे पर एक गहरी दरार पर ताला लगा दिया गया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने उसे पकड़कर छलांग लगा दी। जैसे ही उसने अपनी भुजाओं में जबरदस्त मात्रा में मन डाला, उसकी मुट्ठियां भिंच गई कच्ची चमक से। अपना पहला मुक्का मारने से पहले शक्ति। इस टक्कर से मंदिर में सदमे की लहर दौड़ गई। विशाल का चेहरा नीचे के तीव्र बल से थोड़ा विकृत हो गया। देवदूत की मूर्ति दूर से देखकर आश्चर्य से कांप उठा। इसने ऐसी प्रत्यक्ष पाश्विक शक्ति की कभी आशा नहीं की थी। इसकी पूरा रचना के विरुद्ध दृष्टिकोण। जिन्नू नहीं रुका। एक के बाद एक हड़ताल। उसने हथौड़े से वार किया। कोलोसस का चेहरा, उसका निरंतर हमला गड़गड़ाहट की तरह गूंज रहा है। प्रत्येक मुक्के का भार उसका होता था। बढ़ती ताकत। उसका क्रोध हर प्रहार को और भड़का रहा है। वह यह दिखाने के लिए कृत संकल्प था कि एक स्तर की शक्ति क्या होती है। वास्तव में 101 शिकारी जैसा दिखता था। फिर एक अंतिम विनाशकारी प्रहार से विशालकाय लड़खड़ा गया। फर्श पर गिरने से पहले परत से झटके भेजना। जैसे ही धूल जमी, जिन्नू विनाश के बीच सुरक्षित खड़ा रहा। लेकिन लड़ाई खत्म नहीं हुई थी। शेष पत्थर की आकृतियां अवसर का लाभ उठाते हुए उस पर झपटा मारा। इससे पहले कि वे उस तक पहुंच पाते, उसने कमांडरों को सक्रिय कर दिया। जादार। तुरंत उनके सिर जमीन पर पटक गए। वे स्थिर हो गए। इसके बाद एक पल की खामोशी छा गई। सब कुछ शांत होने से पहले जमीन कांपने लगी। जिन्नू ने ताकत महसूस करते हुए अपनी मुट्ठियां भींच ली। उससे उछाल आया। वह और भी मजबूत हो गया था। कक्ष के उस पार देवदूत की मूर्ति ने ताली बजाई। उनकी जीत से प्रभावित हूं। जिन्नू ने अपनी आंखें सिकोड़कर जवाब मांगा, लेकिन स्पष्टीकरण के बजाय। कमरे में एक खोखली ठंडी हंसी गूंज उठी। परीक्षण खत्म नहीं हुआ था। अचानक एक अधिसूचना चमकी। उसकी आंखों के सामने एक अत्यावश्यक खोज जिसमें एक अशुभ संदेश था, जिसने उसकी रीढ़ को झकझोर कर रख दिया। स्वर्गदूत की मूर्ति की आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया। यह जिन्नू की अंतिम परीक्षा थी। संदेश था स्पष्ट। यदि वह 10 मिनट के भीतर सामने वाले शत्रु को परास्त करने में असफल हो जाता, तो उसका हृदय रुक जाता। पिटाई। सेकंड बीत गए। निराशा बढ़ती गई। जिन्नू ने एक बार फिर यह जानने की मांग की कि देवदूत कौन है। मूर्ति वास्तव में थी। मुस्कुराते हुए मूर्ति का पत्थर चेहरा ढहने लगा। जैसे ही धूल जमी, इसकी असली पहचान सामने आ गई। यह खुद इस व्यवस्था का वास्तुकार था। डबल के बाहर काल कोठरी प्रमुख वो जिन्नू और उनकी निगरानी टीम जगह पर पहुंची। जैसे ही उसने कदम रखा, करीब जादुई शक्ति की एक दमघुंटू लहर गेट से बाहर आई, जिसने हवा को विकृत कर दिया। जिन्नू जम गया। मैनास्टॉर्म की तीव्रता ने उसके शरीर में गहरी ठंडक पैदा कर दी। उसकी प्रवृत्ति, उसे पीछे हटने के लिए चिल्लाना। जब वह बड़बड़ाते हुए खुद को बोलने के लिए मजबूर कर रहा था, तो उसकी सांसें अटक रही थी। जबरदस्त आभा। यह सिर्फ खतरनाक नहीं था, यह उसके द्वारा सामना की गई किसी भी चीज के विपरीत राक्षसी महसूस हुआ। पहले वह अपनी टीम की ओर मुड़ा। उसकी आवाज तेज थी और उसने जानना चाहा कि क्या कोई प्रमुख संघ है आसपास। एक अधीनस्थ ने तुरंत पुष्टि की कि हंटर गिल्ड दोनों के साथ स्टैंड बाय पर है। उनके एस रैंक शिकारी एक पल की सूचना पर जुटने के लिए तैयार हैं। जिन्नू ने कोई संकोच नहीं किया।
खतरे के पैमाने को पहचानते हुए उसने सहयोग के लिए आपातकालीन अनुरोध भेजने के लिए भौंकना शुरू कर दिया। अब उन्हें सुदृढ़ीकरण की जरूरत है। जैसे ही अंतिम परीक्षण शुरू हुआ, वास्तुकार ने अपना हाथ बढ़ाया। पंख, उन्हें हाथों में रूपांतरित करना। जिन्नू ने आमने सामने खड़े होकर गौर से देखा। सिस्टम के पीछे ऑर्केस्ट्रेटर। उनके बीच की हवा तनाव से फट रही थी, प्रत्याशा से बोझिल थी। लड़ाई का इससे पहले कि वह अंधी गति से आगे बढ़ता, वास्तुकार के चेहरे पर एक मुस्कुराहट तैर गई। जिन्नू ने बमुश्किल ही हलचल दर्ज की, इससे पहले कि एक कुचलने वाली ताकत उस पर गिरी। उसने खुद को संभाला, लेकिन प्रभाव ने उसे चैम्बर के पार फेंक दिया और पत्थर की दीवार से टकराकर बीमार हो गया। क्रंच। उसके मुंह से खून बहने लगा क्योंकि वास्तुकार ने बिना समय बर्बाद किए एक और हमला शुरू कर दिया। जिन्नू बमुश्किल दूर मुड़ा, वास्तुकार की मुट्ठी से वह केवल इंच भर चूक गया। जिन्नू को मुश्किल से ही हुआ था। इससे पहले कि उस पर लगातार हमलों की बौछार हो, सांस लेने का समय आ गया। का सरासर बल। प्रहारों से फर्श बिखर गया जबकि वास्तुकार मुस्कुराता रहा और हमले का आनंद उठाता रहा। फिर भी, जैसे भी वास्तुकार ने इसके लाभ पर दबाव डाला, जिन्नू ने अनुकूलित किया। उसके हाथ अंधी गति से चलने लगे। अवरुद्ध करना, विक्षेपित करना और प्रतिकार करना। उसकी पैनी निगाहें अपने शत्रु पर टिकी रहीं, यहां तक कि उसमें भी वह अटल थी। जबरदस्त आक्रामकता के बीच वास्तुकार की अभिनसान आश्चर्य से चमक उठी। जिन्नू था अपेक्षाओं से ज्यादा। फिर अचानक एक क्रूर प्रहार जिन्नू के जबड़े में लगा, जिससे उसका सिर पीछे छूट गया। वास्तुकार ने अनुसरण करने के लिए तैयार किया, आश्वस्त किया कि उसने उसे रस्सियों पर रखा है, लेकिन दृढ़ संकल्प। जिन्नू की आंखों में आग लग गई। अपनी पूरी ताकत के साथ उसने एक विनाशकारी मुक्का मारा। वास्तुकार का चेहरा उसे पीछे की ओर धकेलते हुए वास्तुकार तेजी से ठीक हो गया, शानदार ढंग से उतरा। फिर भी कुछ बदल गया था। उसके चेहरे पर धीमी मुस्कान फैल गई। वह खुश था। में पहली बार अपने अस्तित्व के दौरान वास्तुकार को एक ऐसे इंसान का सामना करना पड़ा जो वास्तव में उसके खिलाफ खड़ा हो सकता था। जिन्नू की आंख में खून टपक गया, जिससे उसकी दृष्टि आंशिक रूप से धुंधली हो गई, लेकिन उसके सोच बहुत तेज रहे। जैसे ही वह स्तर 101 पर पहुंचा, वास्तुकार ने उसे यहां बुलाया था, यह मानते हुए कि वह नहीं होगा मैच। लेकिन जिन्नू जानता था दूसरा था। उसके पास वास्तुकार को नीचे ले जाने की शक्ति थी, दृढ़ निश्चय वाला। जिन्नू ने जवाब के लिए दबाव डाला, यह जानने की मांग की कि वास्तुकार ने यह प्रणाली क्यों बनाई थी और उन्हें इसका खिलाड़ी क्यों चुना गया। वास्तुकार, जिन्नू की अवज्ञा से चकित होकर, फिर से हमला करने के लिए तेजी से आगे बढ़ा। करीबी मुकाबले का एहसास उसे नुकसान में डाल देगा। जवाबी हमला शुरू करने के लिए कमांडर के जादार को सक्रिय करते हुए जिन्नू पीछे हट गया, लेकिन उनके हमले को अप्रत्याशित प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। वास्तुकार के पास भी वही कौशल था। उनकी शक्तियां हवा में टकरा गईं। गुरुत्वाकर्षण बल युद्ध के मैदान को चीर रहा था, उनके नीचे की जमीन को चकनाचूर कर देना। जिन्नू की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वास्तुकार ऐसा कर सकता है, उसके जैसी ही क्षमताओं का इस्तेमाल करें। इसका मतलब था कि लंबी दूरी के हमले व्यर्थ थे, उन्हें एक नई रणनीति की जरूरत थी। वास्तुकार अब सभी 8 भुजाएं फैलाकर भयानक अंत के साथ बोला। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनके खुद के निधन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि नतीजा पहले ही तय हो चुका था। अचानक पूरे कक्ष में बिखरे हुए हथियार कांपने लगे, हवा में ऊपर उठने लगे। जैसे ही वे वास्तुकार की ओर तैरने लगे, उनके चारों ओर एक अशुभ ऊर्जा फूटने लगी, उसकी पकड़ में पूरी तरह से संरेखित। चूंकि उसके 8 हाथों में से प्रत्येक ने एक अलग हथियार पकड़ रखा था। वास्तुकार ने कहा कि जिन्नू ने जो जवाब मांगे थे वे शुरू से ही पहले निर्धारित थे, और चाहे कुछ भी हो, उसे सच्चाई का पता चल जाएगा। जिन्नू ने अपने खंजर पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। यह जानने की मांग की जा रही है कि वास्तुकार ने इतनी शक्तिशाली प्रणाली कैसे बनाई और उसने इसे कैसे हासिल किया। अपार क्षमताएं। वास्तुकार ने अब अपने हथियार लहराते हुए कहा कि उसने जिन्नू को कभी नहीं चुना था पहले जगह पर। दरअसल उन्होंने इस सोच का पूरी तरह विरोध किया था। वह महज डिजाइनर थे और खिलाड़ी प्रजनन प्रणाली का पर्यवेक्षक। 7 मिनट से भी कम समय बचा था, समय फिसलता जा रहा था और जिन्नू जानता था कि अब उसके पास इसे खत्म करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वास्तुकार ने भी तात्कालिकता को महसूस करते हुए अंतिम चरण के लिए अपनी पूरी शक्ति लगाने के लिए तैयार। धुंधलेपन में वह हवा में उड़ गया। जिन्नू के सामने इतनी जोर से गिरने से पहले कि जमीन हिल गई। 8 से लैस विभिन्न हथियारों के साथ वास्तुकार ने लगातार हमलों की झड़ी लगा दी। प्रत्येक स्ट्राइक भेजी गई। चैम्बर से शॉकवेव्स, ब्लेड और हथौड़ों के फटने से बहरा कर देने वाला प्रभाव गूंज उठा। जिन्नू के चारों ओर जमीन और दीवारें। फिर भी अराजकता के बीच जिन्नू के भीतर कुछ बदलाव आया। उसकी प्रवृत्ति तेज हो गया, उसकी हरकतें हर गुजरते सेकंड के साथ और ज्यादा सटीक होती जा रही थी। एक आंख से भी खून से लथपथ उसने हमलों के पैटर्न को देखा, उनके उतरने से पहले हमलों को पढ़ा। वास्तुकार अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ा, लेकिन जिन्नू अपने चारों ओर हमलों के तूफान के बावजूद अद्भुत सहजता से बैराज से बुना गया। वास्तुकार अचंभित रह गया। उसने मुक्त कर दिया था अपनी पूरी ताकत। फिर भी जिन्नू न केवल उसके वार को रोक रहा था, बल्कि लगातार जवाबी हमला भी कर रहा था। शुद्धता। हर गुजरते पल के साथ जिन्नू की गति बढ़ती गई। उसकी मार तेज, चाल तेज, ज्यादा तरल। इससे पहले कि आर्किटेक्ट कुछ समझ पाता कि क्या हो रहा है, जिन्नू का ब्लेड साफ निर्दय प्रहार में उसकी एक भुजा को हवा में उड़ा दिया गया। वास्तुकार वह लड़खड़ाते हुए वापस लौटा। एक दर्द उसके होठों से निकल रहा था, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। जिन्नू घायल करने में कामयाब हो गया था, भले ही वह एक शरीर की नकल के भीतर रहता था। पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें सिकुड़ गई। शिकारी, उसे एहसास हो रहा है। जिन्नू के भीतर
किसी दूर की चीज का एक टुकड़ा मौजूद था, इससे भी बड़ा, कुछ ऐसा जिसने उसे मानवीय समझ से परे ताकतों के खिलाफ खड़े होने की अनुमति दी। फिर भी जिन्नू शांति रही। उनकी अटूट निगाहें अपने प्रतिद्वंद्वी पर टिकी रहीं। वास्तुकार क्रोध से भर गया और अविश्वास, गुस्से से चिल्लाओ। वह समझ नहीं पा रहा था कि कोई इंसान इस तरह से उसका विरोध कैसे कर सकता है। हताशा में उसने शेष पत्थर आकृतियों को हमला करने के लिए बुलाया, वो भी जो टूटे हुए हैं। सिर और टूटे हुए अंग बढ़ने लगे। उनके खंडित रूप उसकी इच्छा के अनुरूप थे। समय खत्म हो रहा था। बस 3 मिनट से ज्यादा समय शेष रह गया। बिना समय बर्बाद किए जिन्नू आगे बढ़ा और अपने कौशल को सक्रिय किया। कमांडर का ज्यादा आर एक बार फिर डॉट उसने मूर्तियों के बीच में उतरकर उन्हें पीछे की ओर उड़ा दिया। फिर वह अराजकता के बीच से निकल गया और विशाल की विशाल मुट्ठी से बाल बाल बच गया। अपने खंजर के तेज वार से एक और पत्थर की मूर्ति को काटने से पहले उसके बीच का फासला और आर्किटेक्ट तेजी से बंद हो रहा था। हड़बड़ाहट में जिन्नू का ब्लेड फिर से चला। वास्तुकार का एक और हाथ तोड़ दिया, जिससे वह दहाड़ने लगा और क्रोधित हो गया। हताश होकर वास्तुकार घूम गया। उसकी तलवार पूरी ताकत से ब्लेड बमुश्किल जिन्नू को छू रही थी, इससे पहले कि जिन्नू फिर से अपने पैर जमा पाता। एक और विनाशकारी प्रभाव उसकी पीठ पर लगा। एक ढाल जो मूर्तियों में से एक द्वारा संचालित है, हड्डी चटकाने वाली शक्ति के साथ उससे टकराया। दांत पीसते हुए जिन्नू ने अपराधी की ओर दृष्टि घुमाई। यह डबल काल कोठरी में उनके पहले अभियान की वही मूर्ति थी जो लगभग थी। अपना जीवन खत्म कर लिया। उसके भीतर क्रोध की लहर फूट पड़ी। 3 मिनट से भी कम समय बचा है। उसने खुद को हवा में उछाला और कोहनी के एक क्रूर प्रहार से नीचे गिरा, जिसने उसे चकनाचूर कर दिया। मूर्ति का सिर धूल और मलबे में। प्रतिशोध से भरकर जिन्नू वास्तुकार की ओर तेजी से बढ़ा, जो अविश्वास से देखने के अलावा कुछ नहीं कर सका। एक झटके में वह फिर से कटा और ज्यादा टुकड़े कर दिया। वास्तुकार की भुजाएं जैसे ही वास्तुकार दुर्घटनाग्रस्त हुआ, युद्ध के बल से परत कांपने लगी। आधार जैसे ही धूल जमी, जिन्न गिरे हुए वास्तुकार के ऊपर खड़ा हो गया। उसका खंजर उसमें दब गया। उसका गला 2 मिनट बाकी थे। भारी सांस के साथ वास्तुकार ने अंततः हार स्वीकार कर ली, यह घोषणा करते हुए कि अंतिम परीक्षा खत्म हो गई है। लेकिन जिन्नू का काम नहीं हुआ। यह जवाबों का समय था। वह तलाश कर रहा था। हालांकि वास्तुकार ने केवल कांपती हुई उंगली उठाई और इशारा किया सीधे जिन्नू पर, यह बताते हुए कि वह जो कुछ भी खोज रहा था वह पहले से ही उसके भीतर था। जिन्नू की भौहें असमंजस में पड़ गईं, लेकिन इससे पहले कि वह आगे बढ़ पाता, एक सिस्टम अधिसूचना आई। उसकी आंखों के सामने यह सवाल घूम गया कि क्या वह अपनी स्मृति में संग्रहित डेटा को फिर से मिला करना चाहता है। वास्तुकार ने उससे आंखें मिला ली, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि चुनाव केवल जिन्नू का था। जब वह अपने भीतर छिपे डेटा के सोच से जूझ रहा था तो उसके दिमाग में सोच उमड़ पड़ी। थोड़ी झिझक के बाद उन्होंने खुद को मजबूत किया और सिस्टम के संकेत को स्वीकार कर लिया। पलक झपकते ही उसके चारों ओर दीप्यमान प्रकाश फूट पड़ा, जिसने उसे अपनी चमक से घेर लिया। उसके चारों ओर की दुनिया घूम गई और अचानक जिन्नू को महसूस हुआ कि उसे एक अथाह गति से एक अंतहीन सुरंग में फेंक दिया जा रहा है, मानो समय और जगह ने अपना सारा अर्थ खो दिया हो। अनुभूति जबरदस्त थी, फिर भी परिचित थी, जैसे कि वह किसी ऐसी जगह पर लौट रहा हो जिसे वह बहुत पहले भूल गया था। जिन्नू इस लुभावने दृश्य को देखकर हांफने लगा। उसके सामने, उसके पैरों के नीचे राक्षसी प्राणियों की एक अंतहीन सेना फैली हुई थी। उनकी पंक्तियां इतनी विशाल थी कि वे क्षितिज से भी आगे तक फैली हुई प्रतीत होती थी। हर प्रजाति कल्पनीय, उच्च ऑक्सा, आइसेलुस, गॉब्लिन, दिग्गज कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। उनकी आंखें बंद थी। ऊपर आसमान में कुछ डॉट उनकी नजरों का अनुसरण करते हुए जिन्नू ने अपना सिर उठाया। ऊपर से निलंबित एक विशाल जेटकाला द्वार था, जो भयानक बैंगनी आकाश के सामने एक दिव्य शून्य की तरह दिखाई दे रहा था। इससे एक खतरनाक आभा निकल रही थी, मानो इसकी दहलीज से परे किसी भयानक चीज को सील कर दिया गया हो। जिन्नू की सांस गले में अटक गई। यह पृथ्वी नहीं थी। इस एहसास ने उसे बहुत प्रभावित किया। यदि ये जीव कभी उसकी दुनिया में आ गए तो मानवता नष्ट हो जाएगी। अभी तक कुछ ने उसे बताया कि राक्षसों का ध्यान पृथ्वी पर नहीं था, वे किसी और चीज की तैयारी कर रहे थे। फिर ऐसा हुआ। एक बहरा कर देने वाली दरार ने सन्नाटे को तोड़ दिया, क्योंकि फ्रैक्चर सतह पर फैल गए। गेट का एक अंतिम, कानों को चकनाचूर कर देने वाली दरार के साथ यह फूट गया और सामने आया कि इसके आगे क्या है। शून्य से चांदी बख्तरबंद योद्धाओं की टोलियां उभरी। उनके उज्जवल पंख फड़फड़ा रहे थे। दैवीय प्रतिशोध की तरह आकाश में प्रवाहित हो गया। यदि राक्षसों ने पृथ्वी को ढक दिया, इन दिव्य सैनिकों ने प्रकाश और स्टील का एक अंतहीन ज्वार बनाते हुए स्वर्ग को ग्रहण कर लिया। जिन्नू को यह समझने में देर नहीं लगी कि क्या सामने आने वाला है। चांदी के बख्तरबंद सैनिक। आकाश ने अपने राजसी सींग बजाए और युद्ध के मैदान में पृथ्वी को हिला देने वाला विस्फोट गूंज उठा। इसके बाद अकल्पनीय पैमाने और तीव्रता का युद्ध हुआ। दो विरोधी ताकतें, दोनों में गहरी शत्रुता झलक रही थी और वे जमीन के ठीक ऊपर आपस में भिड़ गए। लेकिन नतीजा स्पष्ट हो गया। लगभग तुरंत चांदी पहने सैनिकों ने एक ही पल में अपने राक्षसी दुश्मनों को परास्त कर दिया। उनकी कतारों की लहर के बाद लहर एक अविश्वसनीय तूफान की तरह आगे बढ़ी। राक्षसी भीड़ को काटकर उन्हें बेजान भूसी के अलावा कुछ भी नहीं बना दिया। यह शक्ति का जबरदस्त प्रदर्शन था, जिससे इसमें कोई संदेह नहीं रह गया कि विजेता कौन होगा। और फिर अचानक सब कुछ बदल गया। जैसे चांदी की सेना पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर थी। अपनी शत्रुता का नाश करते हुए वे सभी अचानक एक भयानक पड़ाव पर आ गए। उनका सामूहिक ध्यान
किसी अशुभ चीज की ओर आकर्षित होना, दूर तक हलचल मचाना। युद्ध के मैदान में चारों ओर अंधेरा छाया फैल गया। अपने नीचे की लाल भूरी भूमि को निगल रहा है। एकदम घुटने वाली शांति छा गई, जब तक कि एक शब्द ने चुप्पी न तोड़ दी। उठना। जिस क्षण आदेश सुनाया गया, अंधेरी ऊर्जा की एक लहर बाहर की ओर बढ़ी और आने वाली परछाइयों की खाई में युद्ध के मैदान को निगल गई। खून से लथपथ धरती कालेपन का सागर बन गई, क्योंकि अंधेरे से कोई अथाह चीज उभर कर सामने आई। जिन्मू की आंखें चौड़ी हो गईं। वह इस शक्ति को जानता था। उसकी नजर आदेश के स्रोत की ओर चली गई। वहां काली शक्ति से सुसज्जित घोड़े की चोटी पर एक विशाल शूरवीर खड़ा था, पहने हुए और जेट काले कवच। उससे उठने वाली काली आभा की लड़ियां इतनी घनी थी, वे लगभग जीवित लग रहे थे। छाया सम्राट आ गया था, मानो उनकी संप्रभुता की पुकार का जवाब दे रहा हो। छाया सैनिकों की एक अंतहीन सेना अंधेरे से बाहर निकली। युद्ध का मैदान एक बार चित्रित किया गया। मारे गए राक्षसों का खून अब पुनर्जन्म वाले योद्धाओं के दुःस्वप्न में बदल गया था। अपने स्वामी के आदेश पर खड़े रहना। तमाशा देखने के दौरान जिन्मू की सांसें अटक गईं। छाया सम्राट की शक्ति का विशाल परिमाण, एक अनंत सेना को बुलाने की उसकी क्षमता, उसे अचंभित कर दिया। इस बल की तुलना में उसका अपना कौशल भी नगण्य लग रहा था। और फिर चांदी की चमक के साथ लड़ाई फिर से शुरू हो गई। चांदी के बख्तरबंद सैनिक उतरे। छाया सैनिक बिजली की तरह नई तीव्रता के साथ टकरा रहे थे, लेकिन इस बार उन्होंने ऐसा नहीं किया। अपने शत्रुओं को पहले की तरह सहजता से खत्म करें। युद्ध क्षेत्र में एक बार फिर अराजकता फैल गई। दोनों सेनाएं अब समान रूप से मेल खाती हैं। धमाकों से हवा फट गई, नीचे जमीन फट गई। युद्ध की अथक शक्ति और युद्ध के भार से वातावरण कांप रहा था। जो एक समय एकतरफा कत्लेआम था, वह सर्वनाशकारी प्रदर्शन में बदल गया था। यह सब एक अकेले सर्वशक्तिशाली प्राणी के आगमन के कारण है। युद्ध का प्रवाह तुरंत बदल गया। जब छाया सम्राट ने मैदान में प्रवेश किया, युद्ध क्षेत्र एक समय दीप्तिमान चांदी का प्रभुत्व था। आकाश के बख्तरबंद सैनिक अब एक विलक्षण उपस्थिति के बल से कांप उठे। काला घोड़ा राजा को लेकर वह गरजता हुआ आगे बढ़ा। उसके खुरों से उसके नीचे खून से सनी हुई जमीन बिखर गई। उसकी तलवार के हर वार के साथ हजारों दुश्मन सैनिक गिर गए, उनके शरीर अंधेरे में विलीन हो गए। सम्राट के हाथों के एक झटके से आकाश के सैनिक पीछे की ओर उड़ने लगे। जैसे ही वे वापस जमीन पर गिरे, उनके प्राचीन पंख भंगुर कांच की तरह टूट गए। जिनवू ने सम्राट की आंखों से देखते हुए तुरंत तकनीक को पहचान लिया। कमांडर का ज्यादा यह एक ऐसी शक्ति थी जो उसके पास खुद थी, लेकिन उसने कभी इसका इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा था। ऐसी विनाशकारी दक्षता। शैडो मोनार्क ने विनाश का एक रास्ता बनाया, जिसे पार करते हुए युद्ध क्षेत्र एक अनवरत तूफान की भांति। युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार रजत सेना लड़खड़ा गए। फिर भी जैसे ही शैडो सोल्जर्स ने बढ़त हासिल करनी शुरू की, एक अशुभ हवा का झोंका आया। युद्ध के मैदान में राजा रुक गया और युद्ध से अपनी नजरें हटा ली। जिन्वू अभी भी उससे बंधे हुए हैं। दृष्टि अनुसरण किया गया। दूरी में दो विशाल द्वार बने, उनके विशाल आकार एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे, जो आकाश में लटके हुए हैं। उनके फैले हुए पंजों से दो सेनाएं निकली, जिनमें से एक राक्षसी थी। जानवर जैसे प्राणियों का नेतृत्व एक पहाड़ के आकार का भेड़िया करता है, और दूसरा भारी बख्तरबंद रातें। उनके बैनरों पर राक्षस के महल के कुलीन कुलों के चिन्ह अंकित थे। उनमें से जिन्वू ने एजेल्स कबीले के परिचित शिखर युद्ध क्षेत्र को देखा, जो पहले से ही नरसंहार में डूबा हुआ था, अब और ज्यादा अराजकता के कगार पर पहुंच गया है। नए आए लोगों ने बिना समय बर्बाद किए घेर लिया छाया सम्राट की सेनाएं। जिन्वू का भ्रम गहरा गया। राक्षस इस लड़ाई में क्यों शामिल हुए थे? चांदी के सैनिकों और राक्षसी भीड़ के बीच इस युद्ध में उनकी कोई हिस्सेदारी नहीं थी। उन्होंने क्या किया? फिर से खड़े हो जाओ। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, राक्षसों और जानवरों ने आक्रमण कर दिया। छाया सैनिक हमेशा की तरह अड़िग होकर जवाबी लड़ाई लड़ी, लेकिन उनके द्वारा खोए गए प्रत्येक सैनिक के लिए दुश्मन की संख्या प्रतीत होती थी। अंतहीन। जिन्वू का दिमाग दौड़ गया। क्या छाया सम्राट इन प्राणियों के समान पक्ष में नहीं था, या यह अंदर से दिया गया धोखा था? युद्ध का मैदान और ज्यादा खंडहर हो गया, जमीन फट गई। युद्ध से गड़गड़ाहट। सम्राट अब अपनी सवारी के बिना अराजकता के केंद्र में दृढ़ता से खड़ा था। जैसे ही वह अंततः अपने सच्चे प्रतिद्वंदी के पास पहुंचा, उसका काला कवच भयानक रोशनी में चमक उठा। एक अकेला दानव एक टेढ़ी मेढ़ी चट्टान पर गिर पड़ा, बेदम और पस्त। यद्यपि राक्षस का चेहरा उसके हेलमेट से अस्पष्ट रहा, शैडो मोनार्क की तीखी निगाहों ने उसकी पहचान बता दी। उसने जवाब मांगा, उसकी आवाज ठंडी थी। उसने पूछा कि उसके साथ विश्वासघात क्यों किया गया, क्यों, जब वे ऐसा कर सकते थे। मिलकर खत्म किया युद्ध। राक्षस ने चुना था ये रास्ता। राक्षस कांप उठा, लेकिन धीरे से अपना सिर उठाया। एक सप्ताह में फिर भी अटल स्वर में उसने जवाब दिया कि यह शर्म की बात है कि वे उसे खत्म नहीं कर सके। सम्राट की अभिंसान कठोर हो गई। उसका हाथ बढ़ा, काली ऊर्जा आगे बढ़ रही थी। जैसे ही राक्षस को उसकी ओर खींचा गया, उसका गला एक मजबूत पकड़ में जकड़ गया। की धातु। दानव का कवच दबाव में करा उठा, लेकिन फिर भी वह बोला। भले ही उसकी सांसें थम गईं, उनके शब्द लड़खड़ाए नहीं। फिर अंतिम उपहासपूर्ण हंसी के साथ राक्षस ने एक भाषा में कुछ कहा। लंबे समय से भूला हुआ सम्राट की पकड़ कड़ी हो गई। उसका अंगूठा राक्षस के गले में दब गया। एक दर्दनाक क्रंच के साथ। ठीक यही वह क्षण था जब छाया सम्राट की नजर पड़ी।
राक्षस की आंखों से बंद पतवार के भीतर से पीछे की ओर घूरता हुआ जिनवू अभी भी गवाही दे रहा है। सम्राट के दृष्टिकोण ने उस उभरते क्रोध को पहचाना, इस एहसास से चौंका दिया। उसने राक्षस के निर्जीव शरीर को छोड़ दिया जो भारी गड़गड़ाहट के साथ जमीन पर गिर गया। उसकी नजर गिरे हुए दानव पर गई। वह झिझकते हुए आगे बढ़ा और फटा हुआ हेलमेट उतार दिया। धातु जमीन पर गिर गई जिससे उसका चेहरा प्रकट हो गया जिसे उसने पहले एक बार सबसे ऊपरी मंजिल पर देखा था। राक्षस का महल डॉट यह बैरन राक्षस राजा था। जिनवू की सांसें अटक गईं, उनका दिमाग चकरा गया। लेकिन इससे पहले कि वह रहस्योद्घाटन को पूरी तरह से संसाधित कर पाता, एक और एहसास उस पर वज्रपात की तरह आ गिरा। उसने खुद को नीचे देखा, अब उसके रूप पर कवच पहना हुआ था। यह उसका अपना नहीं था। किसी अज्ञात क्षण से उसने छाया सम्राट के शरीर पर नियंत्रण कर लिया था। उसके दिल की धड़कन तेज हो गया, प्रत्येक गड़गड़ाहट पिछले से ज्यादा जोर से गूंज रही थी, युद्ध के ढोल की तरह उसकी पसलियों से टकरा रही थी। जैसे ही उसका हाथ सहज रूप से उसकी छाती की ओर बढ़ा, उसकी उंगलियां कांपने लगी। वहां था एक नहीं, लेकिन दो दिल एकदम एक सुर में धड़क रहे हैं। उनकी लय तब तक तीव्र होती गई जब तक वह डूब न गई। सब कुछ दूसरा। फिर मानो किसी अदृश्य शक्ति द्वारा खींचा गया हो, उसकी नजर आसमान की ओर उठी। ऊपर से उतरते हुए उनके फैले हुए 6 पंख 4 दिव्य प्राणी थे। उनका दिव्या चकाचौंध रोशनी में डूबा हुआ रूप, उनकी उपस्थिति जिन्वू पर भारी बोझ डालते हुए अशुभ रूप से मंडरा रही थी। उसके कंधों पर डॉट तभी उसके मन में एक धीमी सी झंकार गूंजी। सिस्टम की अधिसूचना बजी, यह पुष्टि करते हुए कि पुनर्मिला डेटा का प्लेबैक खत्म हो गया है। इस बीच में चोई जोंगेन और वू जूनचुल के नेतृत्व में हंटर्स गिल्ड और एसोसिएशन के विशिष्ट शिकारी डबल काल कोठरी गेट के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। जैसे जैसे वे पास आए, एक घने तनाव ने घेर लिया। वायु, उस जगह को घेरने वाली भारी मात्रा उनके द्वारा देखी गई किसी भी चीज से भिन्न थी। पहले समूह के बीच हंटर चाहायन ने चुपचाप उस भयानक परिवेश का अवलोकन किया। क्षेत्र में व्याप्त मन जिनवू का नहीं था। जैसे जैसे टीम दौड़ती गई, उसकी जिज्ञासा बढ़ती गई। विशाल द्वार के पार डॉट अंदर जो उनका इंतजार कर रहा था वह समझ से परे था। अनगिनत कक्ष के फर्श पर टूटी हुई पत्थर की मूर्तियां बिखरी पड़ी थी। उनके अवशेष छोटी छोटी पहाड़ियों में ढेर हो गए थे। जिंदा बचे लोगों की गवाही याद करते ही जिनचुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। पिछली दोहरी काल कोठरी घटना, उन्होंने जो कुछ भी वर्णित किया वह वास्तविक था। भगवान की मूर्ति, पत्थर की आकृतियां, यह सब जैसे ही उन्होंने विनाशकारी दृश्य में देखा, एक गहरी तेज आवाज गूंज उठी। उनके आसपास डॉट वास्तुकार उठ चुका था। उसके पीछे फटे हुए पंख लटके हुए थे और उसकी केवल एक भुजा थी। रह गया डॉट। उसकी चमकती आंखों ने घुसपैठियों को तिरस्कार से देखा और वह खतरनाक ढंग से बुदबुदा रहा था कि उसने यहाँ किसी इंसान को नहीं बुलाया है। डॉट शिकारी एक राक्षस को अपनी बात कहते हुए सुनकर दंग रह गए। भाषा, लेकिन वास्तुकार ने अपने होठों पर उंगली उठाई और उन्हें ऐसा न करने की चेतावनी देते हुए चुप करा दिया। राजा की तंद्रा भंग करो। डॉट एक राजा के उल्लेख ने शिकारियों को दूर की ओर देखने पर मजबूर कर दिया। कमरे का कोना जहां जिनवू चुपचाप खड़ा था, मानो गहरी नींद में हो, वह अंदर जम गया था। जगह अपने परिवेश से अनभिज्ञ। जिनवू ने तुरंत दूर से, लेकिन इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, इसके अलावा एक क्रूर हमले ने उस पर और दो दूसरा शिकारियों पर हमला कर दिया। हयान की आंखें घबराहट से फैल गईं। जैसे ही उसने चौंकाने वाला दृश्य देखा, वास्तुकार मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ा, यह घोषणा करते हुए कि ये शक्तिशाली मनुष्य राजा को उत्तम प्रथम भेंट देंगे। समूह में भय व्याप्त हो गया। योंगचुल को बचाने की बेताब बोली में समूह के चिकित्सक दौड़ पड़े। चोई जोंगेन के तत्काल आदेशों के तहत घायल अवस्था में उसे पुनर्जीवित करने में अपनी सारी शक्ति लगा दी। उन्हें घसीटकर सुरक्षित जगह पर ले जाया गया, लेकिन कुछ और बुरा होने वाला था। खंडित मूर्तियों में हलचल होने लगी। एक एक करके पत्थर योद्धा खड़े होने लगे। जल्द ही उन सब में से सबसे भयानक भगवान की मूर्ति सीधी खड़ी थी और वास्तुकार की आवाज गूंजते हुए शिकारियों को घूर रही थी। कक्ष के चारों ओर अशुभ रूप से उन्होंने ताना मारा कि जो कोई भी तब तक जीवित रहेगा जब तक उसकी सभी कठपुतलियां गिर नहीं गई। राजा के गौरवशाली पुनर्जन्म को देखने का मौका दिया जाएगा। जैसे ही शब्द उसके मुंह से निकले, विशालकाय लेजर को चार्ज करते हुए विशाल आंखें चमक उठीं। चोई जोंगेन जोर जोर से चिल्लाया, सभी को नीचे उतरने के लिए, और वे लेजर से बाल बाल बच गए जो उनके सिर के ठीक ऊपर से कट गया। फिर कोलोसस को पार करते हुए जोंगेन ने एक शक्तिशाली आग का जादू चलाया जिसने विशाल को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटों में जलती पत्थर की मूर्ति डॉट विस्फोट ने कक्ष को हिलाकर रख दिया, जिससे क्षण भर के लिए उनके दुश्मनों का ध्यान भटक गया। जिनचुल ने उस पल का फायदा उठाया और एक जोरदार मुक्का मारते हुए खुद को आगे बढ़ाया। उसका हथियार मूर्तियों में से एक के साथ जुड़ा हुआ एक जोरदार प्रभाव डालता है, लेकिन आकृति में दरार तक नहीं आई। यह उसके द्वारा अब तक सामना की गई किसी भी चीज से ज्यादा कठिन था। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाता, एक झटके ने उसे उड़ा दिया। पूरे कमरे में डॉट जोंगेन फिर से चिल्लाया, जिनचुल को चेतावनी दी कि मूर्तियां अत्यधिक प्रतिरोधी थी। शारीरिक हमले और मंत्र डॉट दूसरा गिल्ड सदस्यों ने तुरंत इसकी पुष्टि की क्योंकि उनके हमलों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मूर्तियां पूरी तरह से अप्रभावित रहीं। स्थिति का तुरंत आकलन करते हुए जोंगेन को एहसास हुआ कि वे थे। विकल्पों से बाहर निकलते हुए उसकी आंखें जिनचुल पर टिकी हुई थी। उसे पता था कि उसे जगाने का एकमात्र आशा तरीका क्या है। कठोर कदम उठाते हुए उसने सीधे जिनचुल पर आग का गोला दागा, यह उम्मीद करते हुए कि यह कुछ भी तोड़ सका है। वह ट्रांस में फंस गया था।
लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वास्तुकार ने अचानक प्रक्षेप्य के सामने कदम रखा और विस्फोट को अपने शरीर से अवशोषित कर लिया। इस बात से क्रोधित हुआ कि किसी ने राजा की नींद में खलल डालने का साहस किया। वास्तुकार पूरी गति से जोंगिन की ओर झपटा। उसका लक्ष्य उसे नीचे गिराना था। हमले से पहले भूमि थी। 3 शिकारी आगे बढ़े और प्रहार को रोक दिया, जिससे वास्तुकार का हमला रुक गया। विशुद्ध बल। एक खुलापन देखकर जिनचुल ने तुरंत हयान को निर्देश दिया कि वह जिनचुल को जगाए, जबकि बाकी को। टीम ने अव्यवस्था को संभाला। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए हयान जिन्वू की ओर तेजी से दौड़ा, जो अभी भी निश्चल खड़ा था, गहरी और अटूट नींद में डूबा हुआ था। लेकिन इससे पहले कि वह उस तक पहुंच पाती, वास्तुकार ने उसके रास्ते में कदम रखा और उसका रास्ता रोक दिया। हयान के दृढ़ संकल्प से प्रसन्न होकर उसने उसे अपनी सीमा से आगे बढ़ने के लिए ताना मारा और उसे अपने सबसे शक्तिशाली कौशल में उतरने के लिए प्रेरित किया। तलवार के साथ नृत्य। वास्तुकार बहुत प्रसन्न लग रहा था। उसने आसानी से उसके हमलों की झड़ी को बिना रोक दिया। ब्रेकिंग ए स्वेट। हयान को अपनी गति के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए तब तक संघर्ष करना पड़ा जब तक कि उसका वार उसके ऊपर से नहीं निकल गया। हाथ दर्द की चीख निकाल रहा है। इससे प्रभावित हुए बिना वास्तुकार मुस्कुराया और उस प्रणाली के बारे में शेखी बघारी। निर्मित, एक ऐसा जो हर संभावित नतीजा की भविष्यवाणी कर सकता है और उस पर प्रतिक्रिया दे सकता है। उसने शिकारियों का मजाक उड़ाया, यह दावा करते हुए कि उनमें से कोई भी उसकी रचनाओं का उल्लंघन करने में सक्षम नहीं था। उसने अपना ताना भी खत्म नहीं किया था जब एक आग का गोला उसके चेहरे पर फूटा। थके हुए लेकिन दृढ़ निश्चयी जोंगने ने सभी को यह याद दिलाया, उनका लक्ष्य सुंग जिन्वू को जगाना था। अपने घायल हाथ के बावजूद हयान फिर से आगे बढ़ी। वास्तुकार ने उसे पकड़ने की कोशिश करते हुए अपना हाथ बढ़ाया, फिर विनाशकारी ताकत से अपनी तलवार घुमाई। वह हमले से बाल बाल बच गई, जो जमीन पर जा गिरा और गहरा घाव हो गया। प्रभावित? वास्तुकार तब तक मुस्कुराता रहा जब तक कि वह अचानक झेप नहीं गया। उसने एक छाया सैनिक का निशान देखा। हयान की छाया में डॉट, यद्यपि कालकोठरी के नियमों के कारण यह पूर्णतः प्रकट नहीं हो सका। इसकी उपस्थिति निर्विवाद थी। डॉट ट्रेग में उसने उससे छाया की उत्पत्ति और उसके संबंध के बारे में पूछताछ की। जिन्वू कोडोट हाँफते हुए हयान ने घोषणा की कि वह जिन्वू की दोस्त थी और उसे बचाने आई थी। वास्तुकार ने उसके दृढ़ संकल्प से प्रसन्न होकर उसे एक शानदार उपहार दिया। वह इसकी गवाह बनेगी। सबसे महान राजाओं में से एक का अवतरण, लेकिन उसके सभी साथियों के मरने के बाद। इससे पहले कि वह अपनी धमकी पर अमल कर पाता, कक्ष में अचानक एक आवाज गूंजी और जिन्वू का एक जोरदार मुक्का आर्किटेक्ट के चेहरे पर लगा। जिन्वू ने आखिरकार ऐसा किया। वह नींद से जागा और गिरे हुए वास्तुकार से जवाब मांगने लगा। उसे नीचे देखते हुए जिन्वू अपरिचित शक्ति की वृद्धि को महसूस करते हुए पहुंचे और पूछा कि वास्तुकार ने उनके साथ क्या किया है। शरीर। जिनचुल और हयान सदमे में खड़े रहे, जबकि जोंगरिन ने जिन्वू को जागता देखकर राहत की सांस ली। जिन्वू का गुस्सा और बढ़ गया क्योंकि उसने चिल्लाते हुए और अविश्वास करते हुए आर्किटेक्ट को जमीन पर पटक दिया। वास्तुकार को समझ में नहीं आ रहा था कि राजा के बजाय जिन्वू सचेत क्यों था, या वह कैसे सचेत था। काले दिल के प्रभाव के बावजूद जाग गया। यह नाम सुनकर जिन्वू का दिमाग अब उसी तरह दौड़ गया। एहसास हुआ कि उसके भीतर स्तरों की अतार्किक मात्रा कहां से आई। अचानक एक अधिसूचना सामने आई। अपनी आंखों के सामने उन्होंने डेमन हंटर शीर्षक की जरूरताओं को पूरा किया था। इसके साथ ही उन्हें मिला हुआ रहस्यमय काला दिल, जिससे उसकी मन क्षमता में 1 लाख की आश्चर्यजनक वृद्धि हुई। फिर भी कुछ बात नहीं बनी। जिन्वू ने वास्तुकार को करीब से देखा, जिससे पता चला कि उसका दिल काला था। यह उसका काम नहीं था और निश्चित रूप से पुनर्मिला डेटा के बावजूद जिन्वू को लाभ पहुंचाने का इरादा नहीं था। सिस्टम को अभी भी सभी जवाब उपलब्ध कराने बाकी थे। उन्हें याद आया कि वास्तुकार ने उनका विरोध किया था एक खिलाड़ी के रूप में चयन। फिर भी जिन्वू को अभी भी समझ नहीं आया कि एक खिलाड़ी होने का वास्तव में क्या मतलब है, या उसके लिए क्या योजना बनाई गई थी। सिकुड़ी आंखों से उसने वास्तुकार पर जवाब के लिए दबाव डाला। इससे पहले कि वह जारी रख पाता, वास्तुकार ने अचानक से जिन्वू को छाया सम्राट के रूप में पहचाना और चेतावनी दी कि जो कुछ अभी हुआ उसे दूसरा राजा कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिन्वू के पास कोई धैर्य नहीं बचा था। उसने अपनी सूची से हर खंजर को बुलाया। हथियार साथ में स्पंदित हुए। मन जब वे उसके चारों ओर अशुभ रूप से मंडराने लगे, तो उसकी जवाब की मांग तूफान की तरह नीचे आने लगी। अपने संकट में भी वास्तुकार जिन्वू के पीछे एक गहरे कारण की ओर इशारा करते हुए मंद मंद हंसा। चयन। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कह पाता, अराजकता फैल गई। दूसरा शिकारी भी घबरा गए। पत्थर की मूर्तियों को पुनर्जीवित किया गया। वास्तुकार घबराहट पर हंसा और जिन्वू को उसकी कठपुतलियां याद दिलाईं। हमला करता रहेगा, भले ही वह मर जाए। मुस्कुराते हुए जिन्वू ने वास्तुकार को जान से मारने की धमकी दी और फिर बाद में कठपुतलियां। जब वास्तुकार ने यह तर्क देने का कोशिश किया कि जिन्वू वापस आएगा, उनकी मृत्यु पर ईरान विरोधी होने के नाते जिन्वू ने उन्हें यह कहते हुए काट दिया कि व्यवस्था ध्वस्त नहीं होगी। वास्तुकार के निधन के साथ वास्तुकार स्तब्ध रह गया। उसे एहसास हुआ कि जिन्वू ने उसके धोखे को समझ लिया है। उस समय जब जिन्वू ने सत्ता संभालने का कोशिश किया तो सिस्टम बार बार बाधित हुआ। वास्तुकार स्तब्ध रह गया। अविश्वास में उनकी पहुंच को बार बार नकारा गया। जिन्वू अपनी बात पर अड़े रहे। वह समझ गया, खुद और सिस्टम के बीच पारस्परिक निर्भरता। उसे इसकी उतनी ही जरूरत थी जितनी उसे इसकी जरूरत थी। ठंडी निगाहों से उन्होंने घोषणा की कि अगर जरूरत पड़ी तो वह सिस्टम को पूरी तरह से निगल जाएंगे। फिर वह वास्तुकार पर ताना मारते हुए दावा किया कि उसने जो सिस्टम बनाया था वह इतना दोषरहित नहीं था। आग बबूला। वास्तुकार ने झपट्टा मारा, लेकिन जिन्वू के खंजर ने पहले उसे आर पार कर दिया। आर्किटेक्ट का चेहरा फट गया जैसे ही उसका शरीर ढह गया। अपने अंतिम क्षणों में उन्होंने एक गंभीर भविष्यवाणी की, जबकि स्तंभ, आग जो स्वर्ग को ऊपर उठाती है, एक अपरिहार्य मौत जिन्वू पर आ जाएगी।
जैसे ही उसकी आवाज लड़खड़ाई और उसका शरीर बिखर गया, जिन्वू सीधा खड़ा था, उसकी आंखें दृढ़ और स्थिर थीं। उसने ठंडे स्वर में कहा कि वह इंतजार कर रहा होगा। शिकारियों की टोली को अंदर गए लगभग 1 घंटा हो गया था और काल कोठरी के बाहर तनाव हर गुजरते मिनट के साथ और भी ज्यादा बढ़ गया था।